हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो हम 8 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे। तो आज देखिए हम जो सेकंड जो सब्जेक्ट है आपका वो है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं जो कि कंपलसरी आपका सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वीडियो ना पार्ट 1 होने वाली है, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना, उसमें हम तीनों यूनिट्स को एक ही सिंगल वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड इसके अलावा देखिए जो आपका सब्जेक्ट है पहला बायो स्टेटिस्टिक्स, उसके भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। जो पूरी जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बाकी देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी 8 सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से लिखे हैं ताकि जो आपका लेंथ सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन बेसिस पे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखिए 26 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप इनको पढ़ करके चले जाते हैं आप यहाँ पे गारंटीड पास हो जाओगे। देखिए बाकी जो आप देख सकते हैं, पहले हमने क्वेश्चन इस तरीके से लिख लिए हैं और सारे यूनिट्स के यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। बाकी जो नोट्स जो है इनको आप फार्मेसी वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड उससे पहले देखिए हमें समझना है कि आखिर जो आपका सब्जेक्ट है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, इसका क्या मतलब है। जो भी यहाँ पे यूनिट्स आपकी दी गई हैं इनमें क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तब भी जो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हम सिंपल वर्ड को देखते हैं, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। सोशल का मतलब होता है यानी कि सोसाइटी, जो आपके आसपास के लोग हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं उन लोगों की यहाँ पे बात चल रही है। एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी यानी कि ऐसी फार्मेसी जो कि प्रिवेंशन पे ध्यान देती है। प्रिवेंशन का मतलब होता है जैसे कि जो डिसीज़ है उसको होने से पहले ही रोक देना, या लोगों को इतना एजुकेट कर देना, इतना अवेयर कर देना, उनको रहन सहन सिखा देना, या हेल्दी डाइट वगैरह के बारे में बता देना ताकि वो बीमार ही ना हो सकें। तो ये आप ऐसे समझो, जो भी आपको ये यूनिट्स दे रखे हैं ना सारे कुछ, ये यहाँ पे जो है उसी के बारे में बात चलती है कि कैसे पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, कैसे उनको हम सारी चीज़ सिखा सकें, कैसे उनकी हाइजीनिटी पर ध्यान दिया जा सके, या उनकी जो हैबिट्स, जो गंदी हैबिट्स, उनको कैसे यहाँ पे हटाया जा सके। आगे देखोगे यहाँ पे कुछ आपकी डिसीज़ हैं जो कि इन्हीं गंदी हैबिट्स की वजह से, या फिर अगर आप अनहाइजीन रखते हैं या हेल्दी खाना नहीं खाते हैं तो यहाँ पे कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये आपका चैप्टर यूनिट सेकंड में सारा कुछ वही है। यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ में आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ आपके ना नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। जैसे कि आपने देखे होंगे ना, पोलियो का एक होता है भाई, पोलियो प्रोग्राम, गांव में लोग पोलियो का ड्रॉप वगैरह पिलाने जाते हैं। टीवी का प्रोग्राम चला था। ऐसे ही यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए गए हैं, जिसके टबाकू को छोड़ने के लिए भी चलाया गया है। तो उन सभी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एंड लास्ट में है कि कैसे रूरल या फिर अर्बन एरिया में जो गंदगी वगैरह होती है तो कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या उसको कैसे आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो सर्विस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में डिस्कस है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सोसाइटी से रिलेटेड, की सोसाइटी की जो हेल्थ है यानी कि जो पब्लिक हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, वहाँ पे हम वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो सिंपल यहाँ पे देखोगे आपका जो वर्ड है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, तो यहाँ पे लिखा है कि सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट फोकस ऑन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिसीज एट द इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन लेवल। कि जो है ना फार्मेसी की एक ब्रांच है जो कि पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करने पर और डिसीज़ को प्रिवेंट करने पर फोकस करती है। और यहाँ पे जो फार्मासिस्ट काम करता है उसको हम बोलते हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मासिस्ट। ठीक है, अब देखो इसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि ये एक तरीके से जो है, जो फार्मासिस्ट है ये पूरी सोसाइटी की ना हेल्थ को इम्प्रूव करने पे फोकस करता है, या जो भी डिसीज़ हो रही होती है उनके प्रिवेंशन पे फोकस करता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला है कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजुकेट पेशेंट ऑन हेल्दी लाइफ स्टाइल, कि उनको कैसे रहना है, कैसे हेल्दी डाइट वगैरह लेनी है, कि या फिर कैसे हाइजीनिटी को मेंटेन करना है, ये उनको एजुकेट करता है। सेकंड, प्रोवाइड काउंसलिंग एंड सपोर्टिंग पेशेंट विद क्रोनिक कंडीशन, जिसकी कई सारी क्रोनिक बीमारी हो जाती हैं, हार्ट से रिलेटेड या फिर डायबिटीज़ वगैरह, या फिर और भी कई सारी। तो ये वहाँ पे काउंसलिंग करता है और उनको सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, जो कई सारे आपके कैंपेन चलाए जाते हैं गांव-गांव में जा कर के, शहर-शहर में जा कर के, तो वहाँ पर भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज हेल्थ प्रॉब्लम अर्ली,
कोई भी बीमारियां वगैरह जब फैलती हैं, जैसे कि एक साथ जैसे कोरोना फैला था या और भी महामारी लगातार आती ही रहती हैं और आगे भी चल के आप डिस्कस करोगे इस चैप्टर में, तो वहाँ पे कैसे अर्ली उसको डिटेक्ट करें, रिकॉग्नाइज करें, तो वहाँ पे इसका रोल है। लास्ट में है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल हेल्थ, यानी कि जो नेशनल हेल्थ ओवरऑल जो पब्लिक की हेल्थ है ना, उसमें ये रोल निभाता है। जो कई सारे कैंपेन या बोल तो प्रोग्राम वगैरह हैं, जिसके पोलियो का प्रोग्राम, टीबी का प्रोग्राम, तंबाकू छोड़ने का प्रोग्राम, तो उन सभी में इसका रोल होता है। तो आप समझे कि आखिर क्या है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। एक ऐसी फार्मेसी जो कि सोसाइटी और प्रिवेंशन पे फोकस करती है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर हम चैप्टर वाइज फोकस करें तो यहाँ पे देखो चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, यहाँ पे डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट में बनता है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है वो आपने डिफाइन करना, जो कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ आप नॉर्मली जानते होंगे कि जब आपको कोई भी बीमारी ना हो या आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही हो, उसको हम हेल्थ मानते हैं, है ना। बट एक्चुअली में WHO के अकॉर्डिंग क्या है, हेल्थ मीन बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल, मतलब तीनों स्टेट। फिजिकली बोले तो बॉडी अच्छे से काम कर रही हो, मेंटली बोले तो जो आपका ब्रेन है या जो आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो यहाँ पे मेंटेन रहे, ठीक है। सोशली यानी कि जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं या आपके घर परिवार के लोग, उनके साथ आपकी म्यूचुअल रिलेशनशिप हो या बोले तो रिश्ते अच्छे हों। देखो कई बार आपने देखा होगा ना कि लोग जो है जब रिश्तों में कोई दिक्कतें होती हैं तब भी वो डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी फील करते हैं या उनको बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टेट की बात की गई है कि बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल, नॉट जस्ट फ्री फ्रॉम इलनेस, कि केवल बीमारी ना होना ही हेल्थ नहीं है, बल्कि फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक रहना यहाँ पे हेल्दी कंडीशन कही जाती है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम यहाँ पे देखें तो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू WHO, जो कि 1948 में दी थी, कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी, यानी कि वीकनेस। कि WHO का अकॉर्डिंग ये है कि हेल्थ हम उस कंडीशन या उस स्टेट को बोलते हैं जब आप मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट रहते हैं, ना कि केवल आपको बीमारी नहीं है या फिर आप थोड़े कमज़ोर हैं, तो उसको हम यहाँ पे हेल्थ नहीं बोल सकते या हेल्थ ख़राब नहीं बोल सकते। हम तब बोलेंगे जब तीनों कंडीशन में फिट बैठते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई कि फिजिकल हेल्थ का मतलब है परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, कि आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही हो। मेंटल हेल्थ यानी कि आप अच्छे से सोचते समझते हो या फिर आप इमोशनली या साइकोलॉजिकली आप में बैलेंस हो। थर्ड है कि सोशल हेल्थ, यानी कि जो आपकी जो क्वालिटी ऑफ आवर रिलेशनशिप, मतलब जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, उनके साथ आप अच्छे से म्यूचुअल रिलेशनशिप रख रहे हो, तो यहाँ पे वो सोशल हेल्थ कही जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है इमेज से, आप समझो कि ये हेल्थ ट्राइंगल है। मतलब देखो फिजिकल कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो पैर दिख रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से काम कर रही हो ठीक ठाक। एंड मेंटल यानी कि आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा हो, आपके सोचने समझने की क्षमता या साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो आपकी ठीक ठाक हो। सोशल यानी कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ आपका बर्ताव या फिर माँ बाप के साथ या फिर आपके रिश्तों के साथ, तो वो भी यहाँ पे बैलेंस हो। तो ये तीनों कंडीशन मिला करके ना हेल्थ कही जाती हैं अकॉर्डिंग टू WHO, समझ गए। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ से क्या समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कई बार शॉर्ट में पूछा जाता है। तो पब्लिक हेल्थ यानी कि हम वर्ड को ब्रेक करते हैं, पब्लिक प्लस हेल्थ। पब्लिक का मतलब पीपल, जो भी आपके आसपास जो भी लोग रह रहे हैं यहाँ पे उनकी बात चल रही है। एंड हेल्थ अभी आपने देखा था कि यानी कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि तीनों कंडीशन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अगर आप ठीक हैं तो वो हेल्थ कही जाती थी। एंड पब्लिक के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे कि जो भी आपके पीपल्स हैं, लोग हैं, अगर उनकी तीनों फिजिकल और आपकी मेंटल और सोशल अगर कंडीशन को ठीक रखना है तो वही जो है ना पब्लिक हेल्थ या पब्लिक हेल्थ केयर यहाँ पे कहा जाता है। तो सिंपल आप कैसे डिफाइन करोगे, पब्लिक हेल्थ डिफाइंड एज साइंस विच फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़। जो आपके आसपास के लोग हैं यहाँ पे उनकी बात चल रही है, थ्रू एजुकेशन, रिसर्च, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज एंड पब्लिक पॉलिसी। कि एजुकेशन की मदद से यानी कि उनको अवेयर करके या चीज़ों को रिसर्च करके या प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी बना करके या पब्लिक पॉलिसी अप्लाई करके जो भी आपकी पब्लिक है, जो भी आपकी सोसाइटी है, उनकी हेल्थ को मेंटेन करना या तीनों चीज़ों को यहाँ पे फिजिकल और आपका मेंटल और सोशल वेलबींग यहाँ पे बना करके रखना, वो आपको पब्लिक हेल्थ कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी की बात चल रही है, जो भी आपके छोटे बड़े लोग हैं या किसी भी धर्म जाति से, यहाँ पे सबकी बात चल रही है जो कि आपकी सोसाइटी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी पब्लिक हेल्थ। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है शॉर्ट में, वो है व्हाट आर द सोशल कॉजेज ऑफ डिसीज़।
देखो डिसीज़ आप जानते हैं कि बीमारी, जब आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही होती है, आपका माइंड अच्छे से काम कर नहीं कर रहा होता है, तो आपकी बीमारी कही जाती है। यहाँ पे बीमारी किन सोशल कॉजेज़ की वजह से हो जाती है, यानी कि सामाजिक क्या कारण हैं जिनकी वजह से आपको बीमारी हो जाएगी, ये बीमारी हो सकती है। तो पहले देखो लिखा है कि डिसीज़ द हेल्थ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। जब आपका बॉडी या माइंड अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है या जिसकी वजह से नहीं कर रहा होता है, तो वो आपका डिसीज़ कहा जाता है, डिसीज़ कही जाती है। अब इसके कई सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि आप पढ़े होंगे कोलोजी में, पैथोफिजियोलॉजी में, एचएपी में, कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फिजिकल इंजरी या जेनेटिक्स, ये आपके सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा कुछ सोशल इशूज़ या सोशल कॉजेज़ भी होते हैं जिनको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सोशल कॉजेज़ ऑफ डिसीजन की कौन कौन से ऐसे सामाजिक कारण हैं जिनकी वजह से आपको डिसीज़ हो जाती है। देखिए सबसे पहला है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर आप समाज में अच्छे से नहीं रहते हैं, अनहेल्दी आपकी लाइफ स्टाइल, आप अच्छे से खा पीते नहीं हैं, तो यहाँ पे आपको डिसीज़ हो जाती है। दूसरा है पॉवर्टी, अगर आप गरीब हैं, अगर आप न्यूट्रिशन या क्लीन वाटर वगैरह अच्छे से नहीं ले पाते हैं। न्यूट्रिशन मतलब वही खाना पीना अगर आपको अच्छा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सब की अगर आपको डिफिशियंसी हो जाएगी तो आपको बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि स्ट्रेस एंड स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रग वगैरह लेते हैं, आपको स्ट्रेस है, तब भी आपको बीमारी हो जाती है और ये भी आपका सोशल कॉज ही है। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन। देखो अगर आप कम एजुकेटेड हैं या बोल तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो कम अवेयर रहते हैं। अगर उनको बुखार वगैरह आ जाते हैं तो वो ज़्यादा चेक वगैरह भी नहीं कराते। अगर आप पढ़े लिखे होगे मतलब कि आप जो है अच्छे से अपना देखभाल करोगे, अपनी हेल्थ केयर पे ध्यान दोगे। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी यहाँ पे एक सोशल कॉज है डिसीज़ का। नेक्स्ट है अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट, अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है, लंग्स से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है या हार्ट से रिलेटेड, तो ये भी कुछ कॉजेज़ हैं जो कि आपकी सोसाइटी की वजह से ही हो रहे हैं। लास्ट में है सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। इंडिया के अंदर जो है यही बहुत ज़्यादा देखा जाता है ना, जाति पाति करना या धर्म वगैरह करना। तो यहाँ पे अगर आप सोशली डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं या आपको आपके साथ इनइक्वलिटी या बोल तो मतलब कि अपमान आपका किया जाता है, तो उसकी वजह से भी ना कई सारे इश्यूज़ होते हैं, जिसके स्ट्रेस वगैरह या वायलेंस वगैरह देखा जाता है, जिसकी वजह से ना ये एक तरीके से डिसीज कॉज ही बनते हैं। तो यहाँ पे जो अभी आपने फोकस करा है ना, वो सोसाइटी की वजह से जो आपको डिसीज़ हो जाती है, कौन कौन सी वजह है वो यहाँ पे आपने देखी है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिशियंसीज एंड देयर प्रिवेंशन। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली पूछा क्या है, यहाँ पे है आपका फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज पूछी गई हैं। मतलब सबसे पहले आपने समझाना कि फ़ूड क्या है, उसके बाद फूड और न्यूट्रिशन और हेल्थ में क्या रिलेशन है वो आपने बताना है। एंड लास्ट में कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ की बात की गई है कि उन मतलब कौन कौन सी ऐसी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ हैं, या तो विटामिन डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी और भी कई सारी डिफिशियंसी हैं, उनके बारे में आपने डिस्कस करना है और उनको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं वो चीज़ें आपने यहाँ पर बतानी है। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर फूड क्या है। फूड आप जानते हैं खाना, कोई भी चीज़ जो खाने के योग्य हो या पीने के योग्य हो, जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, जो हमको ताकत दे, जो हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर आपके जो आयंस वगैरह हैं वो दे, तो वो आपका फूड कहा जाएगा। तो सिंपल आप डिफाइन कर सकते हैं कि एनी आइटम विच इज़ एडिएबल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू बॉडी कॉल्ड फूड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब है जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस और पोटेशियम वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं ये न्यूट्रिएंट्स हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का फूड की मदद से हमारी बॉडी में पहुंचना वो आपका न्यूट्रिशन कहा जाता है, या तो पालन पोषण भी इसको आप बोल सकते हैं। तो द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड के रूप में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हमारी बॉडी को होना या हमारी सेल को होना, वही यहाँ पे न्यूट्रिशन कहा जाता है और इसी को हम नोरिशमेंट भी कहते हैं, यानी कि पालन पोषण। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे जो है कई सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम खाने की मदद से लेते हैं, वो आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, फाइबर, वाटर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। जनरल से आपकी बायोलॉजी है, बेसिक है, तो सारी चीज़ें वही आपने यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी के। जो ग्लूकोज है उससे आपको एटीपी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, जो आपने रेस्पिरेशन वगैरह सारा पढ़ा था, तो वही है। देखिए द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये आपको आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि आपके खाने से ही मिलते हैं, जैसे कि होल ग्रेन है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है। ठीक है। सेकंड है प्रोटीन। प्रोटीन आर एजेंशियल फॉर मसल बिल्डिंग, टिश्यू रिपेयर, एंजाइम फंक्शन एंड हार्मोन प्रोडक्शन।
जो आपकी प्रोटीन है आपकी बॉडी को ग्रो कराने में, मसल बिल्डिंग में या टिश्यूज़ को रिपेयर करने में रोल निभाती है। और ये आपको मिलती कहाँ से है? मीट से, डेयरी प्रोडक्ट से, बीन से, नट्स से आपको प्रोटीन मिलती है। ठीक है, तो अभी जो आप जनरली पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि फूड क्या है और फूड से क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पे विटामिन कई सारी विटामिन्स होती हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि स्मॉल क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत पड़ती है कई सारे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अगर ये आपको नहीं मिले तो इनकी वजह से विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और फिर आपको क्या होगा, कई सारी बीमारी भी हो जाती हैं, आप आगे चल के पढ़ोगे। तो यहाँ पे है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह, तो सारे एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट आपका फैट्स, तो फैट्स क्या आपको ये भी एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जब ग्लूकोज वगैरह अवेलेबल नहीं होती तो आपकी बॉडी इसी का यूज़ करती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है विटामिन्स भी होती हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, और साथ के साथ यही जो फैट्स आपके सेल के स्ट्रक्चर बनाने में भी रोल निभाते हैं। जो आपने फोस्फोलिपिड पढ़ा था तो ये भी लिपिड ही तो होते हैं फैट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनका यूज़ है। एग्जांपल इसकी नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, यहाँ से आपको फैट मिल जाता है। नेक्स्ट है मिनरल्स, तो ये आपके ऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस, पोटेशियम वगैरह। तो ये जो है रिक्वायर्ड होते हैं आपकी बोन की हेल्थ के लिए, यानी कि जो आपकी हड्डी होती है उसको मजबूत बनाने में इनका रोल होता है। कैल्शियम का रोल होता है। साथ के साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में रोल निभाते हैं। जो आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और एंजाइम फंक्शन में भी इनका रोल होता है। तो ये हो गया मिनरल के बारे में। नेक्स्ट है फाइबर जो है इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में और कई बार कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। तो यहाँ पे लिखा है कि फाइबर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल एंड लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड सपोर्टिंग हेल्थ ऑफ हार्ट। तो इन सभी जगह इसका यूज़ होता है, तो इसका रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। साथ के साथ यहाँ पे जो है हेल्थ से रिलेटेड हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज होती हैं उनको ठीक करता है। एग्जाम्पल इसके इसबगोल है, फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन वगैरह, उन सभी में आपको फाइबर मिल जाते हैं। लास्ट में है वाटर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर आप जानते हैं पानी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है और कई सारी प्रोसेस में आपको ये चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी देखिए आपने ये देखा है कि फूड क्या है और फूड से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और इनका क्या रोल होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फूड का न्यूट्रिशन और हेल्थ के साथ में क्या रिलेशन है। अगर आप फूड नहीं खाओगे तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपकी हेल्थ यहाँ पे ख़राब हो जाएगी, और क्या क्या इश्यूज़ आएंगे या क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है फूड, न्यूट्रिशन एंड आवर बॉडीज़ हेल्थ इंटरलिंक टुगेदर। तीनों जो चीज़ें हैं फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ, यहाँ पे ना इंटरलिंक है। अगर आप फूड नहीं खाओगे तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अगर न्यूट्रिशन यानी कि वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल वगैरह अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। जब आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो फिर और फर्दर आप फूड वगैरह नहीं खाते। आपने देखा होगा ना, जब बीमार हो जाते हैं तो आप फूड और कम खाते हैं, मतलब और भी ज़्यादा आपकी दिक्कत यहाँ पे बढ़ जाती है। तो तीनों जो है इंटरलिंक्ड होते हैं। तो वही लिखा है कि फूड, न्यूट्रिशन एंड आवर बॉडीज हेल्थ इंटरलिंक टुगेदर, ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक हैं। वी ईट फूड विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द बॉडी एंड इम्प्रूव आवर हेल्थ कंडीशन। जो हम खाना खाते हैं वो हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो कि हमारी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करता है। अब इसी न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी पे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स को जब हम लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है यानी कि हमारी जो बॉडी है वो ग्रो करती है और उनका डेवलपमेंट होता है। सेकेंड है कि इम्यून सिस्टम यहाँ पे बूस्ट होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल बढ़ता है या हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। साथ के साथ कई सारी जो क्रोनिक डिसीज़ हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड या फिर आपकी डायबिटीज़ से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे कम हो जाती हैं। तो ये होता है इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द हेल्थ। तो अभी सिंपल जो अभी आपने देखा है ना, वो देखा है कि फूड क्या है और उसका क्या रिलेशन है न्यूट्रिशन और हेल्थ के साथ में। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यहाँ पे कौन कौन सी हैं और उनको आप कैसे यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग वही डली हुई है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। देखिए न्यूट्रिशनल जो अभी आपने देखा था ना कि न्यूट्रिशन लेना यानी कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, उनको फूड की मदद से अपनी बॉडी में या सेल्स तक पहुँचाने में आपका न्यूट्रिशन कहा जाता है। अगर उनकी कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो उसी को हम बोलेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इज डिफाइंड एज एनी कंडीशन व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। जब आपको फूड से, खाने से आपको प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स ये नहीं मिल पाते हैं तो वो आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कही जाती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कॉज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज डाइजेशन प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी, लो बॉडी ग्रोथ एंड स्किन डिसऑर्डर।
जब आपको खाना पीना अच्छे से नहीं मिलेगा तो आपको कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसके डाइजेशन से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, आपकी बॉडी ग्रो नहीं करती है, स्किन से रिलेटेड डिसीज़ हो जाती हैं, और भी कई सारे डिसीज़ हैं जो आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपके टाइप लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहला है प्रोटीन डिफिशियंसी, दूसरा है विटामिन डिफिशियंसी जो कि अलग अलग विटामिन की वजह से होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, एफ, सॉरी ई के। ठीक है, नेक्स्ट आपका मिनरल डिफिशियंसी जो कि मिनरल्स की वजह से हो जाती है, उनकी कमी की वजह से, इसकी पोटेशियम की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, और आपका मैग्नीशियम डिफिशियंसी और जिंक डिफिशियंसी। तो यहाँ पे सभी के बारे में आप डिस्कस करोगे और उनकी वजह से क्या दिक्कतें हो जाती हैं और साथ के साथ उनको आप कैसे प्रिवेंट करोगे वो आपने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहला है प्रोटीन डिफिशियंसी, यानी कि जब आपको खाने से प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिले तो वो जो कंडीशन आपकी प्रोटीन डिफिशियंसी कही जाएगी। तो लिखा है कि प्रोटीन डिफिशियंसी ऑकर्स व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन बाय फूड। जब फूड से आपको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन ना मिले मतलब प्रोटीन डिफिशियंसी हो गई है। अब इसकी वजह से क्या दिक्कत होगी, आपकी जो मसल है वो वीक हो जाएंगी, और जो वाउंड हैं कि जब घाव वगैरह हो जाते हैं वो भी यहाँ पे अच्छे से हील नहीं होंगे, अच्छे से घाव नहीं भरेगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ यहाँ पे रुक जाएगी, साथ के साथ इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। इसका जो प्रिवेंशन है आप कैसे कर सकते हैं, तो इसका प्रिवेंशन का सिंपल सा इसका सॉल्यूशन रहेगा कि भाई आपने खाना खाना, आपने न्यूट्रिशन में क्या लेना है, प्रोटीन लेनी है। तो प्रोटीन आपको कौन कौन से खाने से मिलेगी, तो यहाँ पे लगा कि टू प्रिवेंट प्रोटीन डिफिशियंसी ईट प्रोटीन रिच फूड, जैसे कि आपका मीट है, फिश है, एग है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं, ये अपने रेगुलरली लेने हैं और आपकी प्रोटीन डिफिशियंसी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अभी जो हम बात कर रहे हैं ना सारा कुछ, अभी हम मेडिसिन्स पे आए ही नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं फूड से, न्यूट्रिशन से, या फिर जनरल प्रोकेशन से, या सावधानी बरतने से। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। नेक्स्ट आपका विटामिन डिफिशियंसी, जब विटामिन आपको प्रॉपर मात्रा में फूड से नहीं मिलती है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे विटामिन डिफिशियंसी। तो विटामिन डिफिशियंसी ऑकर्स व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट इनफ विटामिन बाय फूड। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे जो है आपकी विटामिन की डिफिशियंसी दे रखी है और उनकी वजह से क्या डिसीज़ होती है वो दे रखी है, और उनको कैसे आप प्रिवेंट करोगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, उसकी कमी की वजह से जो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि रात में या अंधेरे में थोड़ा कम दिखता है, साथ के साथ आँख भी ड्राई हो जाती हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या है कि आपने जो है विटामिन ए जिस चीज़ में पाई जाती है वो चीज़ें, यानी कि फ्रूट वगैरह या फल वगैरह जो भी आपके, वो सारे कुछ आपने खाने हैं। जैसे कि ऑरेंज में मतलब कि विटामिन ए होती है वो आपने कंज्यूम करना है। येलो जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आपका मैंगो है, पोटैटो वगैरह है, वो आपने लेना है। एग में मिलता है, लिवर में, और साथ के साथ वेजिटेबल्स से कैरेट्स वगैरह में। तो यहाँ से आपने विटामिन ए लेना है, आपकी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर ठीक हो जाएगी, या फिर आप इसके कैप्सूल वगैरह भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12, जो कि मोस्टली यहाँ पे हमने विटामिन B12 की बात करी है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया होगा, उसकी वजह से थकान होगी, वीकनेस और कॉन्स्टिपेशन और लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख भी यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर इसकी कमी को आपने पूरा करना है तो आपने मीट, फिश, एग और डेयरी प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे आपने खाने होंगे। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से जो कमी हो जाती है, देखिए वो है सबसे पहले स्कर्वी नाम का एक रोग हो जाता है, साथ के साथ थकान होती है, और बाउंड हीलिंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कम यानी कि धीमी हो जाती है, और आपके जो गम्स हैं, जो मसूड़े वगैरह वो यहाँ पे स्वेल कर जाते हैं। तो इसकी जो प्रिवेंशन है वो है, देखिए आपने ऑरेंज यानी कि मतलब कि संतरा वगैरह खाना है, स्ट्रॉबेरी से आपको मिलेगा विटामिन सी, कीवी से मिलेगा, और ब्रोकोली यानी कि जो गोभी वगैरह होती है उससे मिलेगा, टोमेटोज़ वगैरह, तो यहाँ से आपको ये मिलेंगे। नेक्स्ट है देखिए आपका विटामिन डी। तो विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो आपकी जो बोन्स है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, मसल पेन होता है, थकान होती है, आपका जो फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप थोड़ा भी गिर फिर जाए कहीं से हड्डी फड्डी टूट जाती है, तो विटामिन डी की कमी की वजह से ये होता है। अगर आपने इसको रोकना है तो सबसे पहले आपने वो चीज़ें लेनी है जहाँ से आपको विटामिन मिलेगी। तो विटामिन देखो सनलाइट से मिलती है, तो आप रेगुलरली दिन में ज़रूर बाहर निकलें या सनलाइट में जाएँ, ताकि आपकी जो कमी है विटामिन डी की वो पूरी हो जाए। आपने विटामिन डी के लिए कंज्यूम करने हैं फ्रूट्स और फैटी फिश वगैरह, तो वहाँ से आपको विटामिन डी यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन ई। तो इसकी कमी की वजह से जो है आपको वीकनेस हो जाती है और विजन प्रॉब्लम, इनके देखने में दिक्कत होती है, साथ के साथ मसल पेन होता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है कि विटामिन ई के जो भी फूड हैं जिनमें ये मात्रा में, अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि नट्स वगैरह,
स्पाइनच वगैरह और सनफ्लावर का ऑयल वगैरह वो आपने यहाँ पे कंज्यूम करना है। नेक्स्ट है विटामिन के की वजह से जो है आपकी जो है ना क्लोटिंग की दिक्कत देखी जाती है, आपका ब्लड क्लोट वगैरह नहीं हो पाता, यानी कि नोज़ ब्लीडिंग देखी जाती है, नाक से जो खून निकल जाता है वो। साथ के साथ यूरिन या फिर आपके स्टूल में भी फीकस में भी आपको क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। एंड एक्सेसिव ब्लीड फ्रॉम कट्स और वाउंड, अगर कहीं कट लग जाता है या फिर कहीं घाव वगैरह तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा खून बहेगा, क्योंकि विटामिन के की कमी है जो कि यहाँ पे क्लोटिंग में रोल निभाता है। अगर इसकी पूर्ति आपने करनी है तो विटामिन के की जो फूड है जिसमें ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी हरी हरी सब्जियाँ हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वो आपने कंज्यूम करनी है। जैसे आपकी गोभी है, पालक है और आपका कैबेज वगैरह है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें वो आपने यहाँ पे कंज्यूम करनी है। तो ये होगी आपकी विटामिन्स और उनका प्रिवेंशन, उनकी डिसीज़ के बारे में। अब बात करते हैं लास्ट में है मिनरल डिफिशियंसी। मिनरल जब आप फ्लूइड की मदद से, यानी कि वाटर हुआ या फिर आपके कई सारे जूसेस वगैरह हुए या खाने की मदद से अगर आपको मिनरल कम मिलते हैं तो उनकी जो डिफिशियंसी होगी उसको हम यहाँ पे मिनरल डिफिशियंसी कहेंगे। तो मिनरल डिफिशियंसी ऑकर्स व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट इनफ मिनरल बाय फूड या फ्लूइड्स। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कि ये कुछ हमारे यहाँ पे मिनरल्स हैं, यानी कि उनकी डिफिशियंसी यहाँ पे शो की गई है। यहाँ पे उनकी कमी से क्या दिक्कतें हो जाती हैं वो है, और यहाँ पे उनका प्रिवेंशन है। तो पोटेशियम की अगर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाता है। हाइपो यानी कि कम हो जाना, कैलेमिया बोले तो पोटेशियम का लेवल। तो ये जो है कई बार आपको बहुत ज़्यादा जब स्वेटिंग पसीने वगैरह निकलते हैं, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाती है, तब भी इसकी कमी हो जाती है। तो इसका प्रिवेंशन है कि है बनाना खाओ, पोटैटो खाओ, स्पाइनच यानी कि पालक और बीन्स वगैरह आप अच्छे से खाओ, आपको पोटेशियम की पूर्ति यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम की वजह से आपकी ना वीक हो जाती हैं बोन्स, कमज़ोर हो जाती है हड्डी सारी, और आप अगर कहीं गिर फिर जाए तो हड्डी वड्डी टूट जाती हैं। मसल क्रैम्प्स देखे जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि वही हड्डी गलने लग जाती है। एंड हाइयर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपने इसको ठीक करना है तो आपने कंज्यूम करने हैं डेयरी प्रोडक्ट और लीफी ग्रीन्स और आपके बादाम वगैरह। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपका आयरन। तो आयरन की कमी से देखिए अनीमिया हो जाता है और थकान होती है, वीकनेस हो जाती है और आपकी स्किन जो है ना थोड़ी पीली हो जाती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि देखो आयरन का जो यूज़ है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में होता है। अगर ऑक्सीजन अच्छे से मात्रा में आपकी मतलब कि सेल्स को नहीं पहुँचेगा तो दिक्कत होगी, वीकनेस होगी और वो अच्छे से काम वगैरह भी नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये मिलता है कहाँ से आपको, यानी कि रेड मीट यानी कि वीफ से आपको मिलेगा, और बीन से मिलेगा, लीफी ग्रीन यानी कि हरी पत्तियों से मिलेगा, और फिश से आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से आपको देखो मसल क्रैम्प्स देखे जाते हैं, ट्रीमर यानी कि जो झटके लगते हैं, दौरे वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं वो, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, थकान होती है और वीकनेस होती है। अगर बात करें इसके अगर कि कैसे इसको आप प्रिवेंट करोगे, तो आपने वो चीज़ें खानी जिसमें आपकी मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिसके नट्स हुए आपके, होल ग्रेन वगैरह, लीफी ग्रीन जो आपकी पत्तियां, हरी पत्तियां वो, एंड डार्क चॉकलेट में भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लास्ट में है जिंक। तो जिंक की कमी की वजह से ना हेयर लॉस की प्रॉब्लम देखी जाती है, डायरिया हो जाता है और वाउंड हीलिंग की जो प्रोसेस है वो डिले हो जाती है और लॉस ऑफ अपेटाइट यानी कि भूख की कमी हो जाती है। अगर आपने इसको ठीक करना है तो आपने मीट और आपके नट्स और डेयरी प्रोडक्ट और होल ग्रेन वगैरह आपने खाने हैं। तो यहाँ पे जो है ना इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो था आपका फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। साथ के साथ क्या क्या यहाँ पे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाती है वो हमने यहाँ पे कवर करी हैं। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन बनता है कि राइट द नेम ऑफ डिसीज एसोसिएटेड विद विटामिन डिफिशियंसी। विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन सी डिसीज हो जाती हैं वो आपने यहाँ पे बतानी है। तो कई बार ना शॉर्ट में पूछा जाता है, तो देखिए विटामिन क्या है पहले आपने वो लिखना होगा, फिर हर एक विटामिन की वजह से जो कमी हो रही है ना वो आपने यहाँ पे बता देनी है। देखिए विटामिन एक आपका एजेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनमें कार्बन पाया जाता है, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कम मात्रा में, बहुत इनका कम अमाउंट चाहिए होता है लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म में रोल निभाते हैं, इम्यून सिस्टम या बोलते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। साथ के साथ हमारी बॉडी की ग्रोथ भी इन्हीं पे डिपेंड करती है, प्रोटीन और विटामिन वगैरह पे। तो अगर इनकी कमी हो जाती है तो कुछ आपको बीमारियां देखी जाती हैं, वही बीमारियां यहाँ पे पूछी गई हैं, जो कि आपका पहले से बेसिक अगर आपको याद हो तो वही है कि विटामिन सी की वजह से आपको स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है ना। एंड नेक्स्ट आपका विटामिन B1 यानी कि थायमिन की डिफिशियंसी की वजह से आपको वेरी रोग हो जाता है, विटामिन B3 की वजह से आपका पेलेग्रा हो जाता है, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो यहाँ पे ना 5 पूछी गई थी, यहाँ पे हमने 5 बता दी हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेन सोशियो कल्चर फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिसीज एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिसीज। तो आगे देखिए आपका यहाँ पे चैप्टर है
कि सोशियो कल्चर फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिसीज एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिसीज। यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है जो कि लॉन्ग में यानी कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा यहाँ पे हो जाएगा। तो पहले आप समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सोशियो कल्चर फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिसीज, यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड वो फैक्टर आपने बताने हैं जिनसे आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है, साथ ही साथ आप बीमार भी कई बार हो जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशियो कल्चरल फैक्टर, ताकि हिंदी में भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे अर्बनाइजेशन की सेकंड टॉपिक है। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर बोले तो दीज आर दोज फैक्टर विच आर रिलेटेड टू आवर सोसाइटी एंड कल्चर। ये वो फैक्टर होते हैं कि हमारे समाज या हमारा जो धर्म है या बोले तो हमारे रहने का जो तरीका है, या आप देखोगे जहाँ भी चीज़ें होती हैं अलग अलग कल्चर फॉलो किए जाते हैं, तो ये उनसे रिलेटेड होती हैं। बाकी इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जहाँ भी जाओ जिस कोने में जाओगे वहाँ पे अलग तरीके के लोग मिलेंगे, वो एक अलग बिलीव्स रखते हैं या फिर उनका पहनावा ओढ़ावा सारी चीज़ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कई सारे वही सोशियो कल्चर फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपकी हेल्थ पर अफेक्ट पड़ता है, उन्हीं को यहाँ पे आप डिस्कस करोगे। ठीक है, तो ये जो आपके सारे हैं वो किससे रिलेटेड ना, सोशल या फिर कल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि दीज फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग हेल्थ एंड डिसीज। वही बात कि ये जो है हमारी हेल्थ और डिसीज दोनों को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एवरीबडी लिविंग इन रूरल और अर्बन एरिया हैव देयर ओन बिलीव्स एंड प्रैक्टिस रिगार्डिंग हेल्थ एंड डिसीज। कि कोई भी लोग जो आपका शहर में रह रहा हो या फिर गांव में रह रहा हो, उनको रहने सहने का तरीका अलग है, उनका कल्चर अलग है, वो अलग चीज़ में बिलीफ रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना अफेक्ट करती हैं। तो कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से वो रीज़न है या फैक्टर हैं, वो यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं। सबसे पहला है एजुकेशन, सेकेंड है अर्निंग या इनकम, थर्ड है यहाँ पे न्यूट्रिशन, फोर्थ है कल्चर, नेक्स्ट है एक्सेस टू हेल्थ केयर, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, और नेक्स्ट है आपका फूड हैबिट, पर्सनल हाइजीन एंड हाउसिंग। सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये जो सारे फैक्टर हैं ना, ये हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं, जिनका इम्पैक्ट जो है हमारी डिसीज़ या हेल्थ पर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एजुकेटेड रहोगे तो आप ज़्यादा अवेयर रहोगे, मतलब हाई एजुकेशन इक्वल्स टू हाई अवेयरनेस। और जब बंदा हाई अवेयर रहेगा, ज़्यादा अवेयरनेस आपको अंदर रहेगी, तो अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है तो आप अच्छे से उसकी चेकिंग कराओगे और उसका अच्छे से आप प्रिवेंशन या इलाज कराओगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं। कई बार जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं गाँव में, तो वो कई बार अगर उनको बुखार वगैरह भी आता है या कई बार उल्टी दस्त वगैरह भी हो जाता है, तो वो ऐसे ही चलने देते हैं 2-4 दिन। तो ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से होता है। तो ये आपका सोशियो या फिर कल्चरल फैक्टर हो गया। ठीक है, तो लिखोगे कि एजुकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ। ये एक फैक्टर हो गया। हाई एजुकेशन यानी कि हाई अवेयरनेस, लो एजुकेशन यानी कि लो अवेयरनेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका अर्निंग और इनकम। देखो हेल्थ केयर जो सिस्टम है आपको वो अर्निंग पे डिपेंड करता है कि भाई आप कितना कमाते हैं। आप जितना ज़्यादा कमाओगे ना, आप उतनी ही अच्छी यहाँ पे सुविधा पाओगे। तो लिखा है कि इन सोसाइटी अर्निंग ऑल्सो अफेक्ट द हेल्थ ड्यू टू लैक ऑफ अर्निंग। इफ अर्निंग इज हाई सो यू कैन एक्सेस बेटर हेल्थ केयर, मोर मनी बेटर हेल्थ केयर। सिंपल सी बात है, ज़्यादा पैसा कमाओगे आपको हेल्थ केयर एक्सेस उतनी ही ज़्यादा मिलेंगी, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कर पाओगे। तो ये भी एक फैक्टर है, लेकिन रिलेटेड किससे है, अपनी सोसाइटी से रिलेटेड है ना। ऐसा यहाँ पे हमारा कल्चर बन चुका है। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे ये सब चीज़ किससे देखी जा रही है, इनकम के बेसिस पे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अगर देखो आप इनकम आपकी अच्छी नहीं है तो आपका न्यूट्रिशन भी थोड़ा कम रहेगा, या आप अच्छी चीज़ें नहीं खाओगे, अनहेल्दी डाइट लोगे। तो ये भी किससे रिलेटेड फैक्टर है, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड। तो लिखा है कि इन सोसाइटी न्यूट्रिशन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन योर हेल्थ। इफ़ यू ईट हेल्दी फूड सो योर हेल्थ बिकम वेरी गुड या ऑल्सो गुड। अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो भाई अच्छी हेल्थ होगी, बुरा खाना खाओगे तो बुरी हेल्थ होगी। सिंपल सी बात है, गुड फूड इक्वल्स टू गुड हेल्थ। ये जो बीच बीच के पॉइंट है ना, अगर आप इनको ही याद रखोगे ना, तो आपका जो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है उसका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। तो जितना अच्छा खाना खाओगे उतनी अच्छी हेल्थ रहेगी। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, या फिर इंडिया में बहुत सारे गरीब है भाई, सब तरह की कैटेगरी के लोग हैं, तो उसके बेसिस पर यहाँ पे न्यूट्रिशन चेंज होता है। तो उसी के बेसिस पे आपको डिसीज़ वगैरह भी होने की चांसेस हैं। वैसे तो ऐसा भी होता है कि जो अमीर लोग उनको और ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती हैं, पर वही बात वो गलत चीज़ें भी कंज्यूम करते हैं, तो वो भी आपका न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कल्चर। कल्चर यानी कि सोसाइटी में जो आप रह रहे हैं ना, वो अलग अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रहना सहना, सारी चीज़ें हैं। कोई शहर में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग बिलीफ माने जाते हैं। तो लिखा है कि इन सोसाइटी पीपल फॉलो डिफरेंट कल्चर एंड सम कल्चर अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। और कुछ जो कल्चर हैं
वो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं, जिसके मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि सपोज़ करो कोई भाई अच्छे खासे कपड़े पहन के तैयार होता है और अच्छे से वो दिख फिर रहा है और वो बाहर चला जाता है घूमने और उसके सर में दर्द होने लग जाता है, तो लोग कहने लग जाते हैं कि भाई नज़र लग गई, मेरे को नज़र लग गई। मतलब हमारी सोसाइटी में, इंडिया में ख़ास तौर से देखा जाता है कि भाई नज़र लगी, नज़र उतार दो। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हमारे कल्चर में है कि भाई अगर हमको ये दिक्कत हो जाती है, हम मानते हैं कि हमको नज़र लग गई है, तो ये जो है लोग इस कंडीशन में मतलब वो कोई टैबलेट वगैरह नहीं लेंगे या बोल तो सर दर्द का या इलाज वगैरह नहीं ढूंढेंगे, वो नज़र उतर पाएंगे। तो ये क्या है, एक सोशियो कल्चर फैक्टर जो कि आपकी हेल्थ या डिसीज़ को अफेक्ट कर रहा है। साथ के साथ आपने होगा ना, जो दौरे पड़ते हैं इनकी एपिलेप्सी, मानते हैं कि भाई इसके अंदर कोई भूत घुस गया या कोई इसके अंदर स्पिरिट आत्मा आ गई है, उसकी वजह से ये हो रहा है। पर एक्चुअली में वो जो है ना ट्रिमर होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके जो है इम्पल्स जनरेट हो रहे होते हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अगर आप इलाज नहीं कराते हैं तो ये भी क्या रीज़न है आपका, एक सोशल या बोल तो कल्चरल एक फैक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा होगा कि जो आपकी टीबी हो जाती है या लेप्रोसी, आपने पढ़ा होगा लेप्रोसी जो आपकी स्किन से रिलेटेड डिसीज़ थी, तो वहाँ पे जो है मानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं तब होती हैं अगर आपने बहुत पहले गुनाह किए हो, तो ये आपके गुनाहों का सबक मिलता है, ऐसे मानते हैं लोग। तो और उनसे बहुत ज़्यादा छुआछूत भी यहाँ पे देखी जाती है। तो ये जो है वही एग्जाम्पल है जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं। साथ के साथ आपने देखा होगा चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं कि भाई छोटी मात आ गई है इनके ऊपर, ऐसे बोलते हैं। पर एक्चुअली में वो ऐसा नहीं होता, वो एक वायरस की वजह से होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोल रहा भाई, सबके अलग अलग बिलीव्स हैं। बस बात हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि कैसे हमारे जो कल्चर या बोलते हमारे जो सोशल फैक्टर हैं वो हमारी हेल्थ को या हमारी जो आपके डिसीज़ कंडीशन उसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता के रूप में जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस लेप्रोसी मानते हैं कि भाई हमारे पुराने गुनाहों का सबक मिल रहा है, एपिलेप्सी को हम मानते हैं कि भाई इसके अंदर आत्मा घुस गई है या घोस्ट यानी कि भूत घुस गया है, या और एविलायन की नज़र लगना आप जानते ही हैं। तो ये हमारे सारे जो फैक्टर हैं कल्चर से रिलेटेड हो गए। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि ट्रेडिशन अफेक्ट हेल्थ प्रैक्टिस, जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं, ये जो पुरानी बातें हैं वो हमारे हेल्थ प्रैक्टिस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि एक्सेस टू हेल्थ केयर। देखो, अगर आपको ज़्यादा एक्सेस मिलेगी हेल्थ केयर की, आपको ईजिली मिल जाएगी, तो आपकी हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो भी ये भी एक फैक्टर है। देखो, अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर आप अर्बन एरिया में हैं, शहर में हैं, तो आपको हेल्थ केयर एक्सेस अच्छी रहेगी। एंड अगर आप गांव में हैं तो भाई वहाँ पे अच्छे खासे डॉक्टर भी नहीं होते हैं, कई बार तो वहाँ पे नॉर्मली दवाई लेने भी शहर में ही जाना पड़ता है। तो ये वही एक फैक्टर बन गया सोसाइटी से रिलेटेड कि एक्सेस टू हेल्थ केयर इन अर्बन एरिया यानी कि सिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी आर मोर कंपेयर टू रूरल एरिया। गांव में कम फैसिलिटी है, शहर में ज़्यादा है, तो ज़्यादा फैसिलिटी इक्वल्स टू हेल्थ केयर आउटकम उतने ही अच्छे होंगे। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट है होम इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप रह रहे हैं। ठीक है, और अगर आप अपने घर को अच्छे से क्लीन करते हैं, सेफ रखते हैं और सैनिटाइज करके रखते हैं, तो आपको बहुत कम चांसेस होंगे कोई भी डिसीज़ होने के। जस्ट इसके ही अपोजिट कर दो, अगर आप अच्छे से नहीं रहते हैं, खाना पीना उल्टा सीधा करते हैं, तो आपको दिक्कतें ज़्यादा देखी जाएंगी। तो ये भी आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है, या फिर आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपका मोहल्ला कैसा है, या आपके आसपास गंदगी या सफाई वगैरह कितनी रहती है, उस पर डिपेंड करता है। तो एनवायरनमेंट ऑफ होम ऑल्सो अफेक्ट द हेल्थ। Living in clean, safe home with good sanitation and ventilation can protect you from disease। सिंपल सी बात, अगर आप अच्छे से रहोगे तो आपको डिसीज़ यहाँ पे कम होगी। क्लीन और सेफ होम इक्वल्स टू हेल्दियर लिविंग। ठीक है, एक लाइन में याद रखो, अगर आपके घर पे साफ सफाई है तो आप अच्छे से रहोगे, आपको डिसीज़ यहाँ पे कम होगी। नेक्स्ट है फूड हैबिट्स। देखो, सोसाइटी में अगर आप देखो इंडिया में स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, यानी कि जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक अगर आप पहुंच जाओ, तो हर एक स्टेट में हर एक लोग जो है ना वो अलग अलग तरह के खाने खाते हैं, है ना। हमारे तो इतनी डाइवर्सिटी है कि जिधर भी जाओगे अलग चीज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो फूड हैबिट्स है ना, वो भी कई बार आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जो कि सोसाइटी से ही रिलेटेड ही है। कैसे? देयर आर डिफरेंट फूड हैबिट इन आवर सोसाइटी विच अफेक्ट हेल्थ, जो कि अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। जैसे कि हिंदू मोस्टली केसेस में वेजिटेरियन है ना, कुछ को छोड़ के कुछ चल रहा है, खैर आजकल तो हो ही रहा है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे वेजिटेरियन कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको मुस्लिम देखोगे भाई, वो पोर्क को डिसलाइक करते हैं, मानते हैं कि हराम है। हिंदू बीफ को डिसलाइक करते हैं, मुस्लिम यहाँ पे अल्कोहल को डिसलाइक करते हैं। तो ये जो ना कुछ हमारी फूड हैबिट्स हैं जो कि हमारी हेल्थ को या तो ठीक कर रही हैं या कम, या आपको दिक्कत कोज कर रही है। यहाँ पे दोनों फैक्टर देखे जा रहे हैं, अच्छाई भी देखी जा रही है, बुराई भी देखी जा रही है। तो ये यहाँ पे कुछ फूड हैबिट्स हैं। साथ के साथ अगर आप
एरिया वाइज चेंज करोगे तो वहाँ पे अगर आप शहरी इलाकों में देखो तो जंक फूड पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप गांव में देखोगे तो भाई दूध छाछ ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों पे। तो ये भी कुछ फूड हैबिट्स हैं जो आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को ठीक रख रही हैं। नेक्स्ट आपका पर्सनल हाइजीन, आप कितने अच्छे से रहते हैं ये भी डिपेंड करता है कि आप मतलब कि बीमार होंगे या फिर नहीं होंगे। तो लिखा है कि पर्सनल हाइजीन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ लाइक हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग फूड। अगर आप खाना खाने से पहले हाथ धो रहे हैं तो मतलब आप अच्छे से अपनी हेल्थ पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आप रेगुलरली नहा रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं और सर्कमसिजन यानी कि खतना वगैरह, तो इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रहा, पर इसका फ़ायदा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा। बाकी ये कुछ पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें होगी कि अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ पर अच्छा फ़र्क पड़ेगा या बुरा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आप दूसरी तरफ देखोगे ना, कल्चरल हैबिट होती हैं कुछ हमारे गांव में। अगर आप देखोगे तो भाई लोग हुक्का पीते हैं शौक शौक में। भाई छोटे छोटे से बच्चे दादा के पास या बड़े बूढ़ों के पास जाके बैठ जाते हैं, हुक्का मारते हैं, मतलब शौक में ही मार लेते हैं। तो एक्चुअली में हुक्का की वजह से क्या है, लंग कैंसर होगा, आपके लंग्स इन्फेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएंगे शुरू से ही, और आगे चल के आप सिगरेट पे भी जाओगे, टबाकू पे भी जाओगे, और भी चीज़ों पे भी जाओगे। तो ये जो है आपकी कुछ कल्चरल हैबिट हैं जो कि क्या कर रही हैं, आपकी हेल्थ को यहाँ पे ख़राब कर रही हैं। साथ के साथ गांव में अपने लोगों को देखा होगा, मैनी ब्लेजर वर्क वेयर फूड। बहुत सारे गांव में लोग भाई अभी भी जंगलों में जब कई बार खेतों में काम करते हैं, खाद पानी वगैरह लगाते हैं, तो वो आपके बिल्कुल नंगे पैर ही चलते हैं। उसकी वजह से कई बार कोई इंसेक्ट काट लेता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो तब आपको वहाँ पे बीमारी हो जाने की चांसेस हैं। तो ये किससे रिलेटेड होगा, आपके सोसाइटी से रिलेटेड। ऐसे ही स्लीप ऑन ग्राउंड कैन कोज डिसीज। गाँव में लोग भाई जब हार थक जाते हैं, खेत पे काम करते हैं ना, कई बार मतलब कि ज़मीन पे ही सो जाते हैं। अगर कोई छाँव का अच्छी सी छाँव है किसी पेड़ के नीचे, वहीं पे सो जाते हैं। तो उसकी वजह से कोई इंसेक्ट वगैरह काट ले या कोई इन्फेक्शन हो जाए स्किन पे, मिट्टी में कुछ हो, तो ये कुछ आपके ऐसे कॉजेज़ हैं जो कि कल्चर से रिलेटेड है या आपकी सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे है कि अगर आपकी हैबिट अच्छी रहेंगी तो आपको डिसीज़ यहाँ पे कम होंगे। अगर आपकी जो पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है तो आपकी यहाँ पे डिसीज़ ज़्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाउसिंग बोले तो हैविंग गुड प्लेस टू लिव कीप्स यू सेफ एंड हेल्थी। आप जहाँ पे रह रहे हैं, आप शहर में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, वो अलग बात है, पर आपके यहाँ का एरिया चाहे शहर का हो या गाँव का हो, वो क्लीन हो, वहाँ पे पॉल्यूशन कम से कम हो, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, या कहें तो आप वहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन कम हो, वहाँ पे वायलेंस वगैरह ना हो। तो ऐसी जगह पर जब जगह पे आप रह रहे हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो यहाँ पे सेफ रहेगी और आप हेल्थियर लाइफ यहाँ पे जिएंगे। तो ये जो ना आपने देखे हैं वो सारे फैक्टर जो कि आपके सोसाइटी या फिर आपके कल्चर से रिलेटेड है। आई होप सारे कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं सेकंड जो इसमें आपका टॉपिक जुड़ा हुआ है ना, वो है अर्बेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शहरीकरण। ये क्या होता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ या डिसीज़ पर। शहरीकरण वर्ड इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जो गांव है, गांव के इलाकों से जब बहुत मात्रा में लोग शहर की तरफ मूव करने लगें तो उसको हम यहाँ पे अर्बेनाइजेशन कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि गांव को हटा करके उनको शहर में तब्दील कर देना भी यहाँ पे अर्बेनाइजेशन कहा जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल एक इमेज में दिखा रखा है, यहाँ पे विलेज एरिया है, आप देखोगे यहाँ पे विलेज आपको दिख रहा है, झोपड़ी वगैरह और सारा ग्रीन ग्रीन यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा है। तो विलेज से सिटी एरिया में मूव करना या विलेज से सिटी में कन्वर्ट करते जाना एरिया को, वो आपका यहाँ पे अर्बेनाइजेशन कहा जाता है। अब सिंपल सी बात है, जब अर्बेनाइजेशन होगा मतलब कि लोगों की भीड़ वहाँ पे बढ़ेगी, वहाँ पे नई नई कंपनी आएंगी, फैक्ट्री लगेंगी, पोल्यूशन होगा, वायलेंस होगा, वहाँ पे फूड की कमी होगी, वहाँ पे जो है इम्प्योर वाटर मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी और आपकी इन्फेक्शन डिसीज़ वगैरह होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही जो है ना सारे फैक्टर हो जाएंगे जो कि आपकी हेल्थ या डिसीज़ को यहाँ पे इफेक्ट करेंगे। तो अर्बेनाइजेशन क्या है? अर्बेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मोर एंड मोर पीपल मूव फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ एंड मेक देम क्राउडेड एंड कंजेस्टेड एरिया। अर्बेनाइजेशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जब बहुत मात्रा में लोग गांव से शहर की तरफ मूव करते हैं और उसको क्राउडेड बना देते हैं या कंजेस्टेड एरिया बना देते हैं। अर्बेनाइजेशन का बहुत अफेक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ पर। तो यहाँ पे कई सारे आपके कॉजेज़ हैं या इम्पैक्ट हैं, उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला है इन्वायरमेंट पोल्यूशन, दूसरा है इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसमिशन, नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ इशूज़, नेक्स्ट है सब्सटेंस अब्यूज जिसकी ड्रग एडिक्शन, और इसके बाद है वायलेंस। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इंक्रीज्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर, क्रोनिक डिसीज, फूड एंड वाटर क्राइसिस एंड हाई टेम्परेचर। यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब कि अच्छी भी रहती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे बुरी भी रहती हैं, दोनों को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं।
सबसे पहला है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंट पे तो यहाँ पे बुरा ही असर पड़ता है। देखो जब भी शहरीकरण होगा, शहर ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा, वहाँ पे जो है भाई कंपनीज आएंगी, वहाँ पे भाई फैक्ट्रीज लगेंगी, अलग अलग कारखाने चलेंगे, वहाँ पे साफ़ सफाई जितनी हो या ना हो वो बात की बात, लेकिन पोल्यूशन वहाँ पे ज़रूर रहेगा। तो अर्बनाइजेशन अफेक्ट अपर इन्वायरमेंट ठीक है यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड हेल्थ कंडीशन बाई कॉजिंग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन यहाँ पे देखे जाते हैं, उसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट यहाँ पे अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसमिशन। देखो जब ज़्यादा क्राउडेड एरिया होगा ना, नॉर्मल सी बात है, देखिए जब कोरोना जो आया था ना शहरों में सबसे ज़्यादा आया था, हमारे गांव तक तो पहुंचा ही नहीं। मैं अपने गांव की तरफ, हमारे गांव में कोरोना ही नहीं पहुंचा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं जब क्राउडेड एरिया रहेगा ना तो वहाँ पे लोगों के चांसेस रहेंगे इन्फेक्टेड ज़्यादा होने के। तो यहाँ पे लगा है कि इन सिटीज़ ड्यू टू क्राउडेड एरिया लाइक कोरोना, टीबी, एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और इन्फ्लुएंजा वगैरह वो रैपिडली वहाँ पे स्प्रेड करता है जब शहरीकरण हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ इशूज। देखो लोग जो है वहाँ पे एक तरीके से तो बोलोगे वहाँ पे छोटे छोटे घर आप समझ सकते हैं, या बोले तो वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ पे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हुआ रहता है, तो कई बार मेंटल हेल्थ इशूज़ हो जाते हैं। तो लिखा है कि इन सिटीज सम फैक्टर लाइक नॉइज़ पोल्यूशन, कंजेशन कॉज हेल्थ डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार यहाँ पे लोग हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक कॉज है या बोलते इम्पैक्ट है किसका, अर्बनाइजेशन का हमारी हेल्थ पर। नेक्स्ट है ड्रग एडिक्शन। शहरों में देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो छोटे छोटे बच्चे से भी है ना वो भी भाई ड्रग ले रहे हैं, और ये जो है अफेक्ट करते हैं पूरी हेल्थ को। तो यहाँ पे लिखा है कि इन अर्बन एरिया पीपल बिकम एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड ओपियोइड्स, इट अफेक्ट देयर हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट है वायलेंस। देखो एज कम्पेयर टू गांव, जो शहर है ना वहाँ पे वायलेंस ज़्यादा देखा जाता है, भाई लड़ाई दंगे वगैरह होते ही रहते हैं। तो लिखा है कि इन अर्बन या सिटी एरिया वायलेंस आल्सो इंक्रीज ड्यू टू सम सोशल फैक्टर एंड इट अफेक्ट आवर लिविंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंक्रीज्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर। देखो ये फ़ायदा हो जाता है कि भाई अगर शहरीकरण हो रहा है तो आपको हेल्थ केयर जो है ना अच्छे से मिल पाएगी और इजीली मिल पाएगी। तो लिखा है कि इन सिटीज़ देयर आर मोर एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एज कम्पेयर टू विलेजेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज़ अगर आप देखोगे जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हुआ, डायबिटीज़ वगैरह हुआ, ओबेसिटी यानी कि मोटापा वगैरह, वो ज़्यादातर शहरी लोगों को ही होता है। गांव के लोग एकदम फिट फाट रहते हैं, भाई खेत पे काम करते हैं, दूध मट्ठा चाल ये सारी चीज़ें मारते हैं, वो अच्छे फिट रहते हैं, उनको क्रोनिक डिसीज़ होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इन अर्बन एरिया पीपल सफ़र बाई क्रोनिक डिसीज लाइक डायबिटीज़, सीबीसी यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, सीबीएस, ओबेसिटी ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन आजकल लोग ठीक है चेंज हो रहे हैं, जिम वगैरह जा रहे हैं, एंड फिर भी कुछ केसेस में है। एंड बाई ईटिंग जंक फूड, हाँ जंक फूड तो नहीं छूट सकता भाई, ये तो रहता ही रहता है, तो इनकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें देखी जाती हैं। नेक्स्ट आपका फूड एंड वाटर क्राइसिस। भाई आजकल पानी बिकने लग गया और क्या चाहिए आपको, तो ये किस वजह से हुआ है, फूड एंड वाटर क्राइसिस शहरों में ज़्यादातर देखी जाती है। गांव में ऐसा कोई चलता है भाई, गांव में नल लगी हैं आजकल, तो भाई बहुत समर से भी लगने लगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, पर शहर में देखोगे ये सारी चीज़ों की क्राइसिस यहाँ पे देखी जाती है। तो लिखा है कि रैपिड इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन कॉज लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्योर फूड। ये डायरेक्टली आपके न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है। भाई जिसके पास रुपए नहीं वो फूड अच्छा नहीं खरीद सकता और उसको पानी भी नहीं मिल सकता, अगर वो पिएगा तो भाई गंदा पानी पिएगा और वो हेल्दी नहीं रहेगा, यानी कि डिसीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो भाई टेम्परेचर तो ज़्यादा ही होगा। तो टेम्परेचर मतलब कि ज़्यादा रहेगा, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है और ओजोन लेयर वगैरह पे असर पड़ता है, ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट आपका इट अफेक्ट नॉर्मल हेल्थ लिविंग। नॉर्मल हेल्थ लिविंग को भाई अफेक्ट करते ही फिर आप एसी पे आ जाते हैं, एसी की आदत लग जाती है, उससे भी आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, कई सारे स्किन से रिलेटेड दिक्कत होती हैं। तो ये आपके कुछ फैक्टर हैं। तो इस तरीके से जो आप देखोगे सारा कुछ आपने देखा कि अर्बनाइजेशन क्या है, शहरीकरण क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके हेल्थ पर या डिसीज़ पर। तो ये वाला टॉपिक आपका यहाँ से इस तरीके से कवर होता है। एंड इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज ड्रग एडिक्शन। एक्चुअली में जो क्वेश्चन है ना गलती से यहाँ पे आ गया है, सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है, आपको मैं यहीं पे कवर करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे है ड्रग एडिक्शन या ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़। तो ड्रग एडिक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि बीइंग फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे मतलब ड्रग पे
फिजिकली या साइकोलॉजिकली डिपेंड हो जाना या कहें तो बुरी आदत या लत लग जाना, वही आपका ड्रग एडिक्शन कहा जाता है। कई सारी आपकी मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कि आपके मॉर्फिन है या कोडीन वगैरह है, कोकेन से रिलेटेड हैं, या आप चाय वगैरह पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, जब उनकी आदत लग जाती है, अगर आप उसको नहीं पिए तो आपको दिक्कत होती है बॉडी में, तो ये कहा जाता है आपका क्या, ड्रग एडिक्शन। तो सिंपल आप कैसे डिफाइन करोगे कि ड्रग एडिक्शन इज अ ड्रग एब्यूज विच ओकर्स व्हेन वी टेक मेडिसिन फॉर लॉन्ग टाइम एंड बिकम क्रॉनिक हैबिट। जब आप लंबे टाइम से आप मेडिसिन ले रहे होते हैं और उसकी जब आप आदत बना लेते हैं, तो ये कंडीशन आपकी ड्रग एडिक्शन कही जाएगी। इसको एज ए ब्रेन डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो भाई दिक्कत होने लग जाती है ब्रेन में भी। एग्जाम्पल इसकी मॉर्फिन अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं, जो कि एज ए पेन किलर यूज़ किया जाता है। अल्कोहल का भी जैसे नॉर्मल तो यूज़ करते ही करते हैं, कई बार आपने कफ सिरप वगैरह में भी देखा होगा, कोडिन वगैरह, ये सारी चीज़ें। पर अगर आप उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे आपका एडिक्शन हो जाता है। कोकेन हो गया आपका, चाय कॉफ़ी हो गया, इनका भी एडिक्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। लास्ट में देखो एक और क्वेश्चन आपका बन रहा है यूनिट जो फर्स्ट है यहाँ पे है देखो हाइजीन एंड हेल्थ। यहाँ पे है पर्सनल हाइजीन, यहाँ पे हेल्थ केयर, और यहाँ पे है अवॉइडेबल हैबिट। ये पूरा आपका 7 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे लिखा है कि राइट ए नोट ऑन पर्सनल हाइजीन, हेल्थ केयर एंड अवॉइडेबल हैबिट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन, यानी कि खुद की हाइजीन। आप अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, वही पॉइंट बना के लिखने हैं, बिल्कुल भी कुछ भी अपने यहाँ पे रखने की कोशिश नहीं करनी है। पर्सनल हाइजीन मीन्स कीपिंग योर सेल्फ क्लीन एंड हेल्दी बाई डूइंग थिंग्स लाइक वॉशिंग योर बॉडी, ब्रशिंग योर टीथ एंड वेयरिंग क्लीन क्लॉथ। अच्छे से कपड़े पहन करके, दांतें साफ करके, या फिर नहा करके, बाल कटा करके, सारी चीज़ों को साफ करके एकदम अच्छे से जब आप अपने आप को फिट फाट रखते हैं, वही कहा जाता है पर्सनल हाइजीन। समझ गए। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टेइंग फ्रेश, प्रिवेंटिंग सिकनेस एंड फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। अगर आप फ्रेश रहोगे, अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखोगे, खुद को साफ रखोगे, तो आपको बीमारी होने के कम चांसेस रहेंगे, और सारी जो दिक्कतें जो होती हैं इसकी सिकनेस या डिसीज़ वगैरह आना, वो यहाँ पे कम हो जाएंगी, और आप एकदम अच्छा फील करोगे, फ्रेश फील करोगे। तो यहाँ पे कुछ वही आपकी ना आदतें जो एक अच्छे इंसान में रहती हैं, कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई, जैसे कि वॉशिंग हैंड, हाथों का धोना, क्लीनिंग द टीथ, वॉशिंग, एंड आपका है हेयर केयर, नेल केयर, फेशियल हाइजीन, ईयर हाइजीन, फूड केयर एंड क्लॉथिंग हाइजीन। सभी के बारे में फटफट हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं याद रहे ना, बस अपने बारे में सोच के लिख देना कि भाई मैं क्या क्या करता हूँ खुद को दिखाने के लिए, साफ रखने के लिए, वही बातें लिखनी है। सबसे पहले है वॉशिंग हैंड। देखो रेगुलरली आपने हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले धोने चाहिए, वॉशरूम के आने के बाद धोने चाहिए, एंड अगर आप खांस रहे हैं या फिर छींक वगैरह आपको आ रही है, तो तब भी उसके बाद आपने हाथ धोने चाहिए। तो सिंपल है कि रेगुलरली वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर फॉर 20 सेकेंड, एटलीस्ट 20 सेकेंड तक आपने उसको रब करना है, सोप या फिर आपको जो भी है आपका धोने के लिए। नेक्स्ट आपका स्पेशली आफ्टर वॉशरूम के बाद में, मोस्टली खाना खाने से पहले, और अगर आपको खांसी या फिर छींक वगैरह आ रही है उस टाइम पे। नेक्स्ट है कि भाई दांतों को साफ करना, ब्रश सुबह सुबह करना चाहिए, जो कि फ्लोराइड टूथपेस्ट आपने यूज़ करना चाहिए। फ्लोराइड कहने का मतलब है कि जो डेंटल कैरीज वगैरह को रोकता है, आपके दांतों को सड़ने करने से गलने से रोकता है फ्लोराइड, तो उसके टूथपेस्ट आपने यहाँ पे यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट है बाथिंग। अगर आप रेगुलर नहाओगे तो पसीना या डर्ट या जो भी गंदे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो आपकी बॉडी या स्किन से छूट जाएंगे सोप या फिर वाटर की मदद से, और आप एकदम फ्रेश रहोगे। नेक्स्ट है हेयर केयर। आपने अपने बालों को अच्छे से धोना है, नोरिशमेंट उनको प्रॉपर प्रोवाइड करना है, वरना भाई बाल भी झड़ने लग जाते हैं आजकल, तो बहुत दिक्कत चल रही है। तो आपने अच्छे से शैम्पू वगैरह करनी है, कंडीशनर अच्छा यूज़ करना है, एकदम हेल्थी बना के रखना है, ताकि जो डर्ट है या ऑयल जो डेंड्रफ वगैरह है यहाँ पे, सॉरी डेंड्रफ है, ठीक है, जो डेंड्रफ वगैरह है वो आपका यहाँ से रिमूव हो जाए। नेक्स्ट है नेल केयर। आपने अपने नाखून काटने हैं ताकि उनमें कोई भी गंदगी वगैरह ना फंसे, और आप एकदम अच्छे से रहें, अगर खाना वगैरह भी खाएं तब भी आपके ठीक रहें। नेक्स्ट है फेशियल हाइजीन। आपने फेस वॉश वगैरह यूज़ करना है ताकि पिंपल वगैरह ना निकले, कोई भी डर्ट हो, ऑयली चीज़ लगी हो या मेकअप वगैरह हो, उसको छुटा देना है भाई, ठीक है। ये सारा कुछ आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ईयर हाइजीन। आपने जो है अपने कानों को जो है सॉफ्ट जो आपका डैम्पर क्लॉथ आता है, तो उसकी मदद से साफ़ करना है, ताकि जो भी आपके डस्ट वगैरह गई हो वहाँ से आपका निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका फुट केयर। स्पेशली जो आपकी जो उंगलियां जो रहती हैं या अंगूठा जो रहता है उसके बीच में अच्छे से साफ़ करना है, कि ताकि वहाँ पे कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो लिखा है कि वॉश फीट डेली स्पेशली बिटवीन टॉयज एंड कीप देम ड्राई टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन एंड वेयर क्लीन सॉक्स एंड प्रॉपरली फिटिंग शूज टू मेंटेन फुट हाइजीन। आपने जो सॉक्स वगैरह है ना वो भी अच्छे से, यानी कि 2-4 दिन में धो लेना है,
ऐसा नहीं कि हफ्तों भर भाई उसमें से स्मेल आ रही है, आप जानते ही हैं। तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे सारी चीज़ अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है आपको क्लोथिंग हाइजीन, अच्छे से कपड़े पहनने हैं भाई, ठीक ठाक एकदम अच्छे से नहा धो करके रहना है, आपका पसीना वगैरह ना हो, बैक्टीरिया वगैरह सारा कुछ आपने वहाँ से रिमूव कर लेना है। नेक्स्ट में आपका यहाँ पे सारा कुछ कवर होता है, ये सारी वो सारी आपकी आदतें हैं जो एक अच्छे इंसान में रहती हैं, आई होप आपके अंदर भी होंगी। एंड यहाँ पे वही आपका कवर होता है कि पर्सनल हाइजीन क्या है और पर्सनल हाइजीन में क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड कि आखिर हेल्थ केयर क्या है और वो कैसे की जाती है। एंड इसके बाद देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेल्थ केयर के बारे में कि हेल्थ केयर क्या है, यानी कि स्वास्थ्य की देखभाल, और ये कैसे की जाती है वो चीज़ आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। देखिए हेल्थ केयर, तो क्या कि हेल्थ केयर डिफाइंड एज अ सर्विस विच प्रोवाइडेड टू मेंटेन पीपल्स हेल्थ, यानी कि लोगों को एकदम ठीक ठाक रखना, फिट फाट रखना, उसके लिए जो सर्विस दी जाती है फार्मासिस्ट के द्वारा, नर्सेज के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, यहाँ पे वो हेल्थ केयर आपकी कही जाती है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर कीप्स ऑल पीपल हेल्दी एंड हेल्प देम व्हेन दे आर सिक, हेल्थ केयर की मदद से जो सारे जो लोगों फिट रहते हैं, फिट फाट रहते हैं, साथ के साथ अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें मदद करती है। नेक्स्ट है कि हेल्थ केयर पब्लिक का राइट होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है इक्वली सबको, यहाँ पे मतलब कि ये एक तरीके से राइट है पीपल्स का, जो भी गवर्नमेंट है जिस भी स्टेट के, वो यहाँ पे सारा कुछ जो है हॉस्पिटल वगैरह या केयर वगैरह आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के लेवल हैं, 3 लेवल्स हैं हेल्थ केयर के। सबसे पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकंड है सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड लास्ट में है टर्सरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर, जैसे प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, मतलब जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो गांव में या फिर आसपास के जो स्कूल होते हैं उनको हम प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। तो ऐसे ही जब आपको नॉर्मल कोई बीमारी हो जाती है, वोमिटिंग होना, दस्त होना, बुखार आ जाना, ये थोड़ा बहुत नॉर्मल चेकअप वगैरह, तो आप अपने आसपास के क्लिनिक या डॉक्टर या अपने शहर के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे ना प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं। तो लिखा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर स्टेइंग हेल्दी, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। इट इंक्लूड्स बेसिक हेल्थ नीड लाइक चेकअप्स और कॉमन इलनेस जैसे कि आपका फीवर हो जाना, वोमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन वगैरह, ठीक है, सॉरी। तो ये आपका प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया। ये किसके द्वारा दिया जाता है? इट प्रोवाइडेड बाय लोकल डॉक्टर, जो आपके आसपास का डॉक्टर है वो, या नर्स है या फार्मासिस्ट है, उसके द्वारा ये सर्विस दी जाती है। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर, जब आपको कुछ ज़्यादा सीरियस दिक्कत होती है तो आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आप उसके अच्छे से जांच करवाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, तो वो आपका ना सेकेंडरी हेल्थ केयर कहा जाएगा। सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल इज़ द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ केयर, दिस लेवल ऑफ केयर डील्स विद मोर कॉम्प्लेक्सेस प्रॉब्लम, कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जिसकी सर्जरी करानी हो या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या लंग से डिसीज़ हो या जॉइंट पेन हो, तो आप जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इन इंडिया सेकेंडरी केयर लेवल इज़ प्रोवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका टर्सरी हेल्थ केयर, जब आपको बहुत ही सीरियस और कोई बड़ी दिक्कत होती है, जैसे कैंसर वगैरह हुआ या किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कराना हुआ या फिर कई सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करानी होती हैं, तो उस टाइम पे आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे एम्स हुआ या फिर आपके पीजीआई हॉस्पिटल हुए या अपोलो हॉस्पिटल वगैरह हुआ, तो ये ना नेशनल लेवल के होते हैं, टॉप लेवल की यहाँ पे सर्विस दी जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं टर्सरी हेल्थ केयर। तो लिखा है कि टर्सरी हेल्थ केयर इज अ टॉप लेवल सुपर स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर फॉर सीरियस हेल्थ इशूज लाइक कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कॉम्प्लेक्स सर्जरी। तो ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? नेशनल और सेंट्रल लेवल के जो हॉस्पिटल होते हैं, जिसके एम्स हुआ, अपोलो हॉस्पिटल हुआ या पीजीआई हॉस्पिटल हुआ, तो ये जो है आपका कवर हुआ है किसके बारे में? हेल्थ केयर, और आपके उसके कितने लेवल्स होते हैं वो आपने यहाँ पे कवर करे हैं। यहाँ पे तीसरा टॉपिक और जुड़ा हुआ है वो है अवॉइडेबल हैबिट। अवॉइडेबल यानी कि जिनको आपने अवॉइड करना चाहिए, हैबिट यानी कि आदतें। तो कौन कौन सी आदतें हैं जो आपने अवॉइड करनी चाहिए, या फिर आप जिनको अवॉइड करेंगे तो आप एकदम हेल्दी रहेंगे और आपको डिसीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रिलेट करके चलोगे, जैसे कि लिखा है कि दीज आर दोज हैबिट्स और बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन बी अवॉइडेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ इशूज। ये आपने मतलब कि अवॉइड करने चाहिए ताकि आपको दिक्कतें कम हो या डिसीज़ वगैरह के चांसेस कम हो जाएँ। बस पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला है कि अवॉइड अनहेल्दी डाइट। भाई अनहेल्दी डाइट आपने नहीं लेनी है, आपने बासी खाना नहीं खाना है, इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट आपका अवॉइड इरेगुलर या पुअर स्लीप। अगर आप टाइम पर नहीं सोते हैं या फिर आप ठीक से अगर आप प्रॉपर यहाँ पे स्लीप नहीं लेते हैं 7-8 घंटा या 9 घंटा कम से कम अगर आप नहीं सोते हैं, तो आपको यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, आपको सोना चाहिए
ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो बॉडी में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेस। अगर आप ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते हैं, भाई एग्ज़ाम है, हो जाएंगे यार, इंपॉर्टेंट कवर कर लो, हो जाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। एक्सेसिव स्ट्रेस आपको जो है दिक्कत कॉज करता है, ब्रेन से रिलेटेड आपको फिर भाई एंजाइटी वगैरह हो जाती है, नींद वगैरह उसी वजह से नहीं आती, ठीक है। तो आपने एक्सेसिव स्ट्रेस को ठीक करना है, यानी अवॉइड करना है, हर चीज़ ठीक हो ही जाती है एट द एंड। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। नेक्स्ट आपका पुटिंग पेंसिल और पेन इन द माउथ शुड बी स्टॉप। हम भाई मुंह में पेंसिल ले लेते हैं लिखते लिखते या पेन ले लेते हैं, तो वो भी आपने अवॉइड करनी चाहिए और आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड डिफिकेशन इन ओपन फील्ड। अब तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई हैं बंद, लेकिन गांव में देखा जा सकता है, गांव में भी बहुत अच्छा हो गया है कि भाई सब कुछ लैट्रिन में जाते हैं, लेकिन पहले भाई डिफिकेशन करते थे बाहर जाके, ठीक है, तो वो आपने नहीं करनी है। नेक्स्ट है अवॉइड बिटिंग ऑफ नेल्स। आपने अपने नाखून नहीं चबाने हैं। एंड इसका बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि अवॉइड स्पिटिंग, ब्लोइंग नोज, थ्रोइंग नेसल सिक्रेशन इन पब्लिक एरिया। आपने जो है पब्लिक एरिया में थूकना नहीं है, या फिर अपनी नाक वगैरह साफ वगैरह नहीं करनी है, तो ये अपनी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है वॉकिंग वेयर फुट। आपने नंगे पैर नहीं घूमना है भाई, उससे आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है या इंसेक्ट वगैरह काट सकता है, तो वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है अवॉइड पुअर पर्सनल हाइजीन, लाइक जैसे कि आप अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं, या अच्छे से फूड की हैंडलिंग नहीं करते हैं, या कई बार आप दांत वगैरह साफ़ नहीं करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये भी चीज़ आपने अवॉइड करनी है। लास्ट में जी जंक फूड। आपने जंक फूड वगैरह नहीं खाने हैं, उससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, खाओ पर कम खाओ थोड़ा, ठीक है, अवॉइड करो। तो ये जो है ना सारी वो चीज़ें होगी जो कि आपने अवॉइड करनी चाहिए, इनके अवॉइडेबल हैबिट है। तो इस तरीके से आप देखोगे आपको जो यूनिट फर्स्ट है हमारे यहाँ पे कवर हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करें। एंड इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। यहाँ पे देखिए छोटी सी यूनिट है, और यहाँ पे ना वही सारी डिसीज़ हैं जो आपकी या तो अनहेल्दी डाइट या न्यूट्रिशन की कमी है उसकी वजह से हो जाती हैं, या फिर अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन नहीं रखते हैं उसकी वजह से हो जाती हैं, या फिर अगर आपकी सोसाइटी में कहीं भी गंदगी है या ख्याल नहीं रखते हैं अपने घर में, खान पीन अच्छे से नहीं करते हैं, अनहेल्दी लिविंग सिस्टम है, तो उसकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती हैं। तो उन्हीं डिसीज़ का ना आपने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पढ़ना है कि कैसे आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एज ए फार्मासिस्ट सोचो कि सपोज जैसे कोरोना आया, कोरोना एक वायरस की वजह से था ना, तो वायरस जैसे हुआ तो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मेन कि बड़े पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आप लोगों में फैलने से कैसे रोक सकते हैं या कैसे उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ पे कुछ डिसीज़ हैं जैसे कि कोलेरा है, इनकी हैज़ा, सार्स है, इबोला वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, लिम्फेटिक फिलेरियसिस है, न्यूमोनिया है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, कैंसर और आपका ड्रग एडिक्शन है। तो ओवरऑल सभी वही डिसीज़ हैं जो कि या तो डाइट से रिलेटेड है या आपकी हाइजीनिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप बात करें तो इनके प्रिवेंशन आपने समझना है कि प्रिवेंट कैसे करोगे और उनको आप कंट्रोल कैसे करोगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है देखिए वो है आपका पहला कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया एंड न्यूमोनिया। यहाँ पे दो पूछे हैं, एक आपका मलेरिया, यहाँ पे आप देखोगे मलेरिया है, एक आपका न्यूमोनिया। तो ये दोनों साथ में पूछे जाते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है क्योंकि 7 या फिर 10 मार्क्स में बनता है। तो देखिए सबसे पहले जो मलेरिया है, पहले आप जानो कि आखिर मलेरिया क्या है, मलेरिया कैसे होता है, यानी कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसकी किस वजह से होता है। फिर आप उसके बाद देखोगे यहाँ पे देखो पहले मलेरिया है उसका कॉजेटिव एजेंट देखोगे, उसके बाद यहाँ पे देखोगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो कैसे फैलता है, अगर आपको हो गया तो आपसे दूसरे इंसानों को कैसे फैल जाता है वो आप यहाँ पे देखोगे। उसके बाद यहाँ पे है उसके सिम्टम, क्या क्या यहाँ पे लक्षण सिम्टम दिखाई देते हैं। लास्ट में है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कि आप उसको कैसे कंट्रोल या प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हर एक डिसीज़ का आपने समझना है, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। ऐसे अपने निमोनिया का देखना हो कि निमोनिया क्या है, वो कैसे होता है, यानी कि पॉजिटिव एजेंट क्या है, वो कैसे फैलता है, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसके सिम्टम क्या है, लास्ट में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। समझ गए, हर एक में यहाँ पे क्या है हेडिंग सेम होने वाली है। तो बात करते हैं मलेरिया। मलेरिया बुखार आपने सुना ज़रूर होगा, इंडिया में बहुत फेमस है। तो मलेरिया इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़। हाँ, ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है, अगर आप इसका इलाज क्विकली नहीं करते हैं ना तो ये कई बार जानलेवा हो जाता है। तो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है विच कॉज्ड बाई पैरासाइट ऑफ प्लाज्मोडियम जीनस। तो प्लाज्मोडियम नाम का या प्लाज्मोडियम जीनस नाम के जो पैरासाइट हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से आपको मलेरिया होता है। दीज पैरासाइट आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और एक मच्छर होता है, मादा है, इनकी फीमेल है, एनाफिलिस
मॉस्किटो जिसको एनाफिलिस नेम है, तो उसके काटने से ये होता है। देखो अभी हमने बोला कि भाई प्लाज्मोडियम जो है इसकी वजह से ये हो रहा है, पर जो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में पहुंचाया जाता है ना, वो मच्छर की मदद से पहुंचता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन या एज ए वेक्टर या एज ए कैरियर यही काम करता है आपका मच्छर। अगर आप मच्छर कब होंगे, जब आपके पास गंदगी ज़्यादा होगी, आपके आसपास साफ सफाई नहीं है, तो ये मलेरिया कैसी डिसीज़ होगी, आपकी एक सोसाइटी से रिलेटेड डिसीज़ होगी, है ना। तो आपको समझ आएगी क्या है मलेरिया और वो कैसे ये होता है या किस वजह से होता है। बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट, तो यहाँ पे वही है कि जो है ना मलेरिया पैरासाइट की वजह से होता है, जो कि आपका प्लाज्मोडियम जीनस से बिलोंग करते हैं। इसमें भी इसके 5 स्पीसीज हैं, 5 जातियाँ हैं। तो यहाँ पे 5 लिखी हुई हैं, जिनमें से 4 जो हैं, 4 टाइप की जो स्पीसीज़ हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा होती हैं। जिसकी पहली है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओबेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम नोलेजी। तो चारों जो हैं वो इंडिया में ज़्यादा होते हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो फैल्सीपेरम है। बाकी वाइवेक्स, ओबेल और मलेरी ये माइल्ड मलेरिया कहे जाते हैं, यानी कि ये इससे इतना खतरा नहीं रहता है, ठीक है। बाकी जो आपका नोलेजी जो है वो आपका साउथ ईस्ट एशिया में रहता है। साउथ ईस्ट एशिया में इसके केसेस देखे जाते हैं। अगर हम ओवरऑल इंडिया में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा केसेस किसके होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के देखे जाते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका पॉजिटिव एजेंट के बारे में। अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। लिखा है कि मलेरिया ट्रांसमिटेड इनटू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अभी आपने देखा कि ये किसकी मदद से फैलता है, जब भी आपको मच्छर काटते हैं इन्फेक्टेड, आपका जो आपके एनाफिलिस मॉस्किटो ही काटते हैं, तब आपको यहाँ पे मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे उसके सिम्टम बताने थे कि सिम्टम एक आप ध्यान रखो कि जब भी बुखार में आपको ठंड लगे ना, आप यहाँ पे 100% समझ लो कि आपको यहाँ पे क्या हो गया है, मलेरिया हो गया है। तो यहाँ पे फीवर आएगा, एकदम हाई फीवर होगा, और आपको ना ठंड यानी कि चिल्स बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ठंड आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। ये ना एक तरीके से ना साइकिल के रूप में आता है, जिसके आपको फीवर आया, ठंड बहुत तेज़ी से लगी, एकदम फिर फीवर चला गया खुद, और आपको फिर पसीने आते हैं, बहुत तेज़ी से पसीने आते हैं। ऐसे लगातार ये 72 आवर या 48 आवर में रेगुलर साइकिल चलती रहती है। फीवर, चिल, स्वेटिंग, हेडेक, और आपका मसल पेन होता है, थकान हो जाती है, नोज़िया, वोमिटिंग और अनीमिया यहाँ पे देखा जाता है। तो इसके सिम्टम हो गए। तो अभी आपने डिसीज़ के बारे में देखा है। अब अगर मलेरिया बहुत ज़्यादा लोगों में फैल रहा है या मच्छर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो एज ए फार्मासिस्ट आपका यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, या आप उसको कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल करोगे, वो चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है। तो देखो यहाँ पे है जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, रोकथाम, यानी कि भाई डिसीज़ को होने से पहले ही रोक दो, वो प्रिवेंशन कहा जाता है, ठीक है। एक होता है आपका कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कि जब डिसीज़ फैलने लग गई है, सपोज आपके इलाके में 1000 लोग हैं और अभी वो 10-20 लोगों में हुई है, तो उसको आगे लोगों में फैलने से रोक देना यहाँ पे कहा जाएगा कंट्रोल कर लेना, है ना। जैसे कि उनको अवेयर करो, उनको एजुकेट करो कि भाई आपने जो है अपने आसपास सफाई रखनी है, मच्छरों को मारो, या आप मच्छरदानी में सो, या फिर आप जो मॉस्किटो रेपेलेंट है उनका यूज़ करो। तो कंट्रोल का मतलब समझ रहे हो, यानी कि मैनेजिंग डिसीज़ आफ्टर दे हैव स्टार्टेड टू रिड्यूस देयर इम्पैक्ट। जब बीमारी फैलने लग गई हो तो उसके इम्पैक्ट को कम कर देना यहाँ पे क्या कहा जाएगा, कंट्रोल करना, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट क्या कहा जाता है, ट्रीटमेंट जब डिसीज़ हो चुकी है भाई, जब आपके अंदर बीमारी चल रही है, अब उसको क्योर करना यहाँ पे क्या कहा जाएगा, ट्रीटमेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पे 3 टर्म हो जाएंगी। तो पहला है प्रिवेंशन, बोले तो स्टॉपिंग डिसीज़ बिफोर दे स्टार्ट, यानी कि डिसीज़ को होने से पहले ही रोक देना। नेक्स्ट है कंट्रोल, यानी कि जब वो होने लग गई है या फैलने लग गई है तो उसको कंट्रोल करना। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से तरीके हैं। देखो अगर आप मलेरिया को रोक रहे हैं, बहुत से आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि भाई मच्छरदानी में सो, मच्छर का तेल लगा के सो, या फिर आपकी कई सारी चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई रखो अपने आसपास। मच्छर वगैरह अगर कहीं पल रहे हैं, तालाब हो या कहीं नाली वगैरह, तो भाई उसको साफ़ सफाई करो। तो ये आपके कुछ तरीके हो गए कि कैसा प्रिवेंट या फिर कंट्रोल करोगे। तो पहला है कि अवॉइड मॉस्किटो बाइट, अपने मच्छर के काटने से बचना है। पहला है आप मच्छरदानी लगा करके सो, स्लीप अंडर इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मॉस्किटो नेट टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट, अपने मच्छरदानी लगा के सोना है। दूसरा, आपके जो घर हैं वो अगर साफ़ रहेंगे तो वहाँ पे मच्छर कम मतलब बनेंगे, या आप आपके आसपास की नाली वगैरह है या फिर कोई भी आपका पानी वगैरह रुका हुआ है तो आप उसको साफ़ करें। एंड थर्ड पॉइंट देखो वही यहाँ पे हो जाता है, सॉरी, एलिमिनेट स्टैंडिंग वाटर। जब पानी रुका रहता है ना तो वहाँ पे जो है मच्छर जनरेट या बोल तो बनने लग जाते हैं, तो आपने उसको पानी को नहीं रुकने देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेक प्रिवेंटिव मेडिसिन।
और इसके साथ साथ आप दूसरा उपचार कर सकते हैं कि आप कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं, प्रिवेंटिव जो उसको प्रिवेंट कर सकें, जैसे कि आपकी एंटी मलेरियल ड्रग होंगी, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन या फिर आपका आर्टिमिथर वगैरह। तो अगर आप किसी ऐसे इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे मलेरिया फैला हुआ है, तो आप पहले से ही कुछ एंटी मलेरियल ड्रग को ले सकते हैं। तो लिखा है कि टेक एंटी मलेरियल मेडिसिन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू एरियाज वेयर मलेरिया इज़ कॉमन। ठीक है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचा करके रखें। बचाना कैसे है, सबसे पहले कि आप मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करें, जो कई सारे मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं, मच्छर के तेल वगैरह भी आते हैं, तो आप स्किन पे या फिर क्लोथ्स पर उनको आप अप्लाई करें। और आप ऐसे कपड़े पहनें जो कि आपके पूरे शरीर को ढकते हों, ताकि मच्छर के काटने को बचाया जा सके। तो वियर लॉन्ग स्लीव्स एंड पैंट्स टू कवर योर स्किन। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेट द कम्युनिटी। अब एज ए फार्मासिस्ट यहाँ पे देखो आपका एक पॉइंट बन रहा है कि जो कम्युनिटी है, जो आपके इलाके में 1000 लोग हैं, देखो 20 को तो यहाँ पे मलेरिया हो गया, अब औरों को होने से रोकना है, तो आप औरों को कैसे अवेयर करोगे कि भाई अपने आसपास सफाई रखें, आप अच्छे से कपड़े पूरे स्लीव्स के पहन के रखें, आप मच्छर का तेल लगाएं या मच्छरदानी लगाएं। तो यही बातें आपकी क्या कही जाएंगी, स्प्रेड अवेयरनेस। आपने अवेयरनेस को स्प्रेड करना है। टीच पीपल अबाउट हाउ मलेरिया स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रमोट ट्रीटमेंट। आपने जो लोग हो गए हैं ना बीमार, उनकी डायग्नोसिस करनी है, उनके ट्रीटमेंट पे आपने फोकस करना है, ट्रीटमेंट को यहाँ पे आपने बढ़ोतरी देनी है, उनको बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे वैक्सीनेशन। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मलेरिया चल रहा है तो बच्चों वगैरह को यहाँ पे वैक्सीन भी दे सकते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है। तो यूज़ द मलेरिया वैक्सीन इन हाई रिस्क एरिया टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। तो इस तरीके से आपने ना हर एक डिसीज़ के बारे में जो जो क्वेश्चन बन रहा है उसका यही चीज़ समझने की, वो डिसीज़ क्या है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम, और लास्ट में प्रिवेंशन और कंट्रोल वगैरह। तो मलेरिया आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट आपका न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है आपका ना लंग से रिलेटेड एक डिसीज़ है, बोले तो सांस लेने से रिलेटेड। तो देखो लिखा है कि न्यूमोनिया इज ए लंग इन्फेक्शन इन विच एल्वियोलाई यानी कि एयर सैक्स बिकम इन्फ्लेमेटेड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड पस इनसाइड द एल्वियोलाई डेट मेक नॉर्मल ब्रीदिंग पेनफुल एंड डिक्रीज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे आपको ना आपका लंग्स थोड़ा समझाता हूँ कि सपोज ये कोई है इंसान, जस्ट आप एज्यूम करो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये उसका ना ट्रैकिया मैं आपको बना दे रहा हूँ, ये आपका ट्रैकिया है। आपने वैसे ही पढ़ा होगा एंटी अस्थमेटिक ड्रग वगैरह। सपोज मैं यहाँ पे लंग्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये वैसे तो परी से बन गया, आई एम सॉरी, पर आप जस्ट एज्यूम कि यहाँ पे जो है आपका ये इस तरीके से लंग्स है। ठीक है, ये इसकी ना ब्रांचेस वगैरह हैं। तो यहाँ पे ना लास्ट में ना कुछ छोटे छोटे ना एयर सैक्स होते हैं, यानी कि हवा की थैलियाँ होती हैं, जिनको हम यहाँ पे एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई में ना एक्चुअली में होता क्या है, वहाँ पे ना जो आपकी ऑक्सीजन है ना और कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पे एक्सचेंज होती है। बोले तो यहाँ पे आपकी नसें जुड़ी होती हैं, नसों में यानी कि जो ब्लड बह रहा होता है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और इधर से जो आप सांस के थ्रू लेते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे एक्सचेंज होकर आपकी सेल्स तक पहुँच जाता है। तो एक्चुअली में जो एक्सचेंजिंग का काम होता है ना वो यहाँ पे एयर सैक्स यानी कि एल्वियोलाई में होता है। तो न्यूमोनिया के केस में क्या होता है ना, वही जो आपके एल्वियोलाई हैं वो यहाँ पे जो है ना इन्फ्लामेटेड हो जाते हैं, और उनके अंदर ना पस और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इससे क्या होगा भाई, सांस लेने में दिक्कत होगी, और ऑब्वियसली बात है भाई जब आप यहाँ पे एल्वियोलाई अपने अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आपकी जो सेल्स हैं, बॉडी जो है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिली आपको थकान होगी, वीकनेस होगी, और आप यहाँ पे वीक हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, डिसीज हो जाएगी। तो ये आपकी न्यूमोनिया कहा जाता है। तो न्यूमोनिया इज ए लंग इन्फेक्शन इन विच एल्वियोलाई यानी कि एयर सैक्स बिकम इन्फ्लेमेटेड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड पस। जब पस या फ्लूइड आपकी एल्वियोलाई में रुक जाए या फिर वहाँ पे भर जाए तो वो कहा जाता है न्यूमोनिया। इसकी वजह से ना आप ऑक्सीजन भी यहाँ पे अच्छे से ले नहीं पाते हैं, उसका इनटेक यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। दिस कंडीशन वेगन्स विद बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन। ये तीनों से हो सकता है, बैक्टीरिया से भी, वायरस से भी और फंगस से भी। तो इन तीनों के इन्फेक्शन से ही जो है आपका क्या होता है, न्यूमोनिया। और ये होगा कब, जब आपके आसपास का इलाका ठीक नहीं रहेगा, गंदगी रहेगी। वही बात है, सोसाइटी से रिलेटेड सारी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, न्यूमोनिया कैन बी माइल्ड और वेरी सीरियस। देखो न्यूमोनिया एक स्टार्टिंग में थोड़ा माइल्ड रहेगा, ठीक है, नॉर्मल रहेगा, मीडियम टाइप का, लेकिन आगे चल के ना बहुत सीरियस हो जाता है बच्चों में, और डेथ भी हो जाती है। यंग चिल्ड्रन मोस्टली वही 5 से 10 साल या 15 साल के बच्चे, एंड इसके बाद जो आपके होते हैं ना बूढ़े लोग 60-65 साल वाले, उनको भी यहाँ पे दिक्कत देखी जाती है न्यूमोनिया में। अब बात करते हैं कॉजेज़ क्या है। देखो मैंने बोला कि बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है, फंगस से भी होता है, और इसका एक और लास्ट में कॉज है वो मैं आपको बताऊंगा। 4 इसके टोटल कॉज है। पहला है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो मोस्ट कॉमनली इसको कॉज करता है ना उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया,
जो कि आपका कॉमन बैक्टीरिया है। और भी कई 2 बैक्टीरिया जिसकी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया है, तो इनकी वजह से भी आपको बैक्टीरिया हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट आपका वायरस। वायरस जो है जैसे कि 3 यहाँ पे वायरस आपके कोविड-19 है, इन्फ्लुएंजा वायरस है और रेस्पिरेटरी और साइनेटिकल वायरस है। तो तीनों की वजह से यहाँ पे न्यूमोनिया देखा जाता है। नेक्स्ट आपका फंगस। तो फंगाई जो है जो मिट्टी में होते हैं या फिर जो वर्ड ड्रॉपिंग जो मतलब कि जो चिड़ियों की वीट वगैरह जो डीट वगैरह जो होती है ना, तो उसमें भी कुछ आपके फंगस होते हैं। लिखा है कि फंगाई डेट लिव इन सॉइल और वर्ड ड्रॉपिंग्स कैन कॉज न्यूमोनिया। उनमें भी एक फंगस रहता है जो कि न्यूमोनिया कॉज कर सकता है। स्पेशली यहाँ पे होता है कोकिडायोडिस डायोडिस, जो भी आप यहाँ पे प्रोनाउंस कर लेना, इसकी वजह से जो है क्या होता है आपका न्यूमोनिया। लास्ट में है एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का क्या मतलब है, जब आप कई बारी खाना वगैरह खा रहे होते हैं, कुछ फ्लूइड वगैरह पी रहे होते हैं और उसके दौरान आपको कुछ फंदा वगैरह कई बार लग जाता है ना, आपको जो खाना है या फ्लूइड आपकी ना वो वही मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुँच जाता है, और जब वो अंदर खाना वगैरह पहुँच जाता है कई बार वो अंदर ही रह जाता है और वहाँ पे सड़ने या फिर गलने लग जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाते हैं और आपको यहाँ पे न्यूमोनिया हो जाता है। तो लिखा है कि समटाइम्स ब्रीदिंग इन फूड लिक्विड और वोमिट कैन कॉज न्यूमोनिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये होता है। अब इसके बाद देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि किन किन मतलब की वजह से या कैसे ये यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहला कि भाई कफिंग एंड स्नीजिंग, जैसे कोरोना का केस था ना कि भाई मेंटेन रखो दूरियां, अगर कोई खांसता है या छींकता है तो भाई कोरोना होने के उनके ड्रॉपलेट से फैलने के चांसेस, तो ये भी सेम ऐसा ही है, ये भी लंग से रिलेटेड है। कफिंग और स्नीजिंग से ये जो है फैल जाता है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट है भाई ब्लड स्ट्रीम। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, सपोज आपके पैर में घाव हुआ है और अगर इसका कोई भी बैक्टीरिया या फंगस या मिट्टी में से वही वाला फंगस आपके उस घाव पर लग जाए, तो ब्लड स्ट्रीम में वो फ्लो करता 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 अगर आपके लंग्स तक आ जाता है तो तब भी आपका न्यूमोनिया हो जाएगा। ठीक है, बाई ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट है बाई इनहेलेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल। आप कोई भी फूड का पार्ट या लिक्विड या जब वोमिटिंग वगैरह होती है, कुछ पार्ट अगर आपके लंग्स तक आ जाए या आपको वही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाए, तो तब भी आपको ये न्यूमोनिया देखा जाता है। लास्ट में है हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। कई बार आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना और वहाँ पे उनके इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे न्यूमोनिया के चांसेस देखे जाते हैं। इसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड, यानी कि हॉस्पिटल से मिला या हॉस्पिटल से हुआ न्यूमोनिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बात करते हैं सिम्टम की, क्या क्या इसका सिम्टम देखिए। सबसे पहला है कफ। आपको खांसी होगी, वो भी म्यूकस वहाँ पे निकलेगा। म्यूकस हो सकता है ग्रीनिश कलर का या येलो कलर का या फिर ब्लडी, यानी कि ब्लड वगैरह भी निकल सकता है। दूसरा फीवर, स्वेटिंग एंड शेकिंग चिल। आपको ठंड लगेगी और आप एकदम हिलते रहोगे, शेक करते रहोगे, आपको यहाँ पे पसीने भी आएंगे और फीवर भी यहाँ पे होगा। ठीक है, एंड बाकी चेस्ट पेन, आपके सीने में दर्द होगा, थोड़ी थकान और वीकनेस होगी, क्योंकि आपके जो एल्विलाई वो अच्छे से काम नहीं कर रहे और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है, बाकी लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाएगी। नोज़े वॉमिटिंग देखी जाएगी, स्पेशली छोटे बच्चों में यहाँ पे नोज़े वॉमिटिंग होती है, और कन्फ्यूज़न देखा जाता है, स्पेशली ओल्डर पीपल में देखा जाता है। तो ये हो गया सिम्टम। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। आप न्यूमोनिया को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे लोगों में फैलने से बचा सकते हैं या बोलते तो रोक सकते हैं। तो सबसे पहला है इन्वायरमेंटल एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस। आप उनको बताओ कि भाई आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट में चेंज करो, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करो। कैसे? पहला है क्लीन एयर। आपने जो है स्मोकिंग को अवॉइड करना, क्योंकि लंग से रिलेटेड डिसीज़ है। दूसरा, आपने जो है ऐसे जगह रहना है या ऐसे इलाके में रहना है जहाँ पे पोल्यूशन ना हो। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरीके से आप इसको मतलब कि प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि हेल्दी लिविंग, आपने न्यूट्रिएंट्स अच्छे से खाने हैं, एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे। जब वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बैक्टीरिया वगैरह जब भी जाएगा तो उसे लड़ सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड क्राउड्स। देखो, हमने बोला ना कि पर्सन टू पर्सन स्नीजिंग और कफिंग से भी फैलता है, जो ड्रॉपलेट वगैरह होती है, तो आपने क्राउडेड एरिया को ना अवॉइड करना है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सेम ऐसा ही है ऑलमोस्ट जैसे कि कोरोना का है। सेकेंड है वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तब भी आप इसको रोक सकते हैं, जैसे कि आप इसकी न्यूमोकोकल वैक्सीन या फ्लू शॉट वैक्सीन लगवा सकते हैं न्यूमोनिया को रोकने के लिए। तो ये भी एक प्रिवेंशन का ही तरीका है। नेक्स्ट है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। इसको कंट्रोल कैसे करना है? अगर सपोज करो आपके इलाके में 1000 लोग हैं, उनमें से 20-30 को न्यूमोनिया हो गया है, और आपको पता है कि न्यूमोनिया जो है पर्सन टू पर्सन फैलता है छींकने से या खांसने से, तो आपने स्टार्टिंग में क्या करना है कि उसको डिटेक्ट करना है अर्ली, यानी कि फटाफट से उसको डिटेक्ट करना है एज ए फार्मासिस्ट, और उसका ट्रीटमेंट करना है। तो आपने कुछ सिम्टम्स देखने होंगे, जैसे कि वी अवेयर ऑफ साइंस। कुछ साइंस आपको सिम्टम पहले नजर आएंगे, जैसे कि
आपकी खांसी बहुत बुरी हो जाएगी, चेस्ट में पेन होगा और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। तो आपने जब ये सिम्टम नज़र आए तो या तो फार्मासिस्ट के पास जाना है या फिर फार्मासिस्ट को ये सिम्टम को चेक करके उसको जो है अर्ली डिटेक्ट करके उसको ट्रीट कराना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका टेक प्रिवेंटिव मेडिसिन। आप कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी यहाँ पे ले सकते हैं, जिसकी बैक्टीरिया को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं या वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरल यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके एमोक्सिसिलिन और कोट्रिमोक्साजोल ये एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और एंटीवायरल एज ए डॉक्टर जो भी वो प्रेफर करे वहाँ पे वो यूज़ की जाती हैं। लास्ट में आपका हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। बाकी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करो या अवेयरनेस यहाँ पे फैलाओ। जैसे कि कोरोना के टाइम पे अवेयरनेस ही तो फैलाई गई थी ना कि भाई डिस्टेंस बना के रखो, आप अपने अपने घरों में रहो, कहीं भी बाहर मत घूमो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र का यूज़ करो। तो ये जो है आपने हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस पे यहाँ पे बढ़ावा देना है ताकि न्यूमोनिया जो है पर्सन टू पर्सन ना फैल सके। तो ये हो गया आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ न्यूमोनिया। तो इस तरीके से जो है ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे देखिए वो है व्हाट इज सार्स। कि सार्स आप ऐसे समझो ना कोरोना का छोटा भाई है। ये ना 2003 और 2002 के करीब यानी कि ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 20 साल पहले 20-21 साल पहले सार्स आया था। सेम कोरोना की कैटेगरी का ही वायरस है और ये भी चाइना से ही स्टार्ट हुआ था और इसने भी कम से कम 800 लोगों की जान ली थी ओवल और जो भी आपका मतलब देशों में 15-20 या 30-40 देशों में फैला था। तो सिंपल देखो लिखना है कि सार्स स्टैंड यानी कि इसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर यानी कि बहुत खतरनाक हो जाता है, एक्यूट पर थोड़े टाइम के लिए रहता है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो लिखना है कि सार्स इज ए वायरल रेस्पिरेटरी डिसीज विच कॉज्ड बाय सार्स कोरोना वायरस। तो ये किसकी वजह से फैलता है, ये किसकी वजह से होता है, सार्स कोरोना वायरस इसका नाम है। शॉर्ट में इसको सार्स और -CoV इस तरीके से लिखते हैं। इट ओरिजिनेटेड इन बैट्स, वही चमगादड़ों से ये पैदा हुआ था जैसे कोरोना हुआ। सेम मैंने बोला ना कि कोरोना का छोटा भाई आप समझ के चलो, जो कि ट्रांसमिट हुआ ह्यूमंस में, कहाँ से, चमगादड़ों से। और ये जो है इसका जो आउटब्रेक जो हुआ ना, मतलब जब लोगों को पता कब चला इसके बारे में, 2002 और 2003 के बीच में पता चला था, जब चाइना के अंदर जो है लोग यहाँ पे इन्फेक्ट हुए थे किससे, सार्स से। इसमें क्या होता है, वही पर्सन टू पर्सन ये फैलता है और खांसी और छींक से फैलता है। सेम जैसे कोरोना फैला था वो भी चाइना से फैला था और खांसी वगैरह छींक वगैरह सारा कुछ ड्रॉपलेट से वो यहाँ पे फैल रहा था। वो भी देखा गया था कि चमगादड़ वगैरह ऐसे ही पशुओं वगैरह से यहाँ पे वो हुआ था। तो सार्स को आप याद रख सकते हैं कोरोना के बेसिस पे और कोरोना वायरस भी इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि सार्स कोरोना वायरस का पूरा नेम है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बस सिंपल 2 मार्क्स में इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कि राइट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कोलेरा एंड इन्फ्लुएंजा। जैसे आपने मलेरिया और आपका न्यूमोनिया देखा था ना, सेम ऐसे ही आपने कोलेरा यानी कि जो हैज़ा जो है कोलेरा वो देखना है, साथ के साथ आपने इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू के बारे में समझना है। तो कोलेरा क्या है, कोलेरा अगर आपने सुना हो ना तो ये आपके इंटेस्टाइन का एक इन्फेक्शन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा दस्त वगैरह लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वोमिटिंग होती है और जो सारे जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि मतलब कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह सारे बाहर निकल जाते हैं और आदमी बहुत ज़्यादा वीक होकर के डेथ कर जाता है। तो यहाँ पे वही है कि कोलेरा इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन विच कॉज्ड बाई विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के नाम ध्यान रखना है, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया, इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोलेरा इज सीरियस डिसीज डेट कॉज सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट ट्रीटेड क्विकली। इस कंडीशन में क्या होता है, कोलेरा में यानी कि हैज़ा में होता क्या है, आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है और यहाँ पे डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह ये देखे जाते हैं। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये आपको दिक्कत कर सकता है, इवन की डेथ भी हो सकती है। तो ये हो गया इंट्रो यानी कि कोलेरा के बारे में। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे ना आपने इसका ना पॉजिटिव एजेंट लिखना है कि किस वजह से होता था। तो यहाँ पे है विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया, इसकी वजह से हो जाता है। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कैसे ये ट्रांसमिट होता है। अगर आप ऐसे इमेजिन करें कि अगर 1000 लोग आपके एरिया में हैं तो अगर 20 लोगों को हो चुका है तो अदर लोगों में कैसे ये फैल सकता है। तो यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। देखिए पहला कंटामिनेटेड वाटर, अगर बाकी के लोग भी गंदा पानी यूज़ करते हैं या गंदा पानी पी लेते हैं तो ये बैक्टीरिया उसमें मौजूद हो सकता है, तो आपका यहाँ पे कोलेरा हो जाएगा। दूसरा है कंटामिनेटेड फूड, अगर वो गंदा खाना खाते हैं या फिर गंदे हाथों से भी खाते हैं तब भी यहाँ पे उसको होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है पुअर सैनिटेशन, लिखा है कि द बैक्टीरिया कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सनस फीकस टू अदर इफ प्रॉपर हाइजीन इज नॉट प्रैक्टिस्ड। मतलब किसी इंसान को अगर ये हैज़ा यानी कि कोलेरा हो रखा है और वो फीकस करता है या बोल तो स्टूल उसका जो भी है, अगर वो आपके कांटेक्ट में आ जाता है किसी भी तरीके से
तो यहाँ पे होने के चांसेस हैं कोलेरा के। अब ऐसे माने कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं और वहाँ पे आप टॉयलेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे तो हज़ारों लोग आते हैं। अगर उनमें से किसी को भी अगर यहाँ पे ये बीमारी है कोलेरा और आप भी वही टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप पुअर सैनिटेशन रखते हैं, तो आप अपने हाथ अच्छे से नहीं धोते हैं या फिर जो भी वहाँ पे अच्छे से सैनिटाइज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हो गया इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसके सिम्टम, क्या क्या सिम्टम देखे जाएंगे अगर किसी को कोलेरा यहाँ पे हो जाता है। सबसे पहले सीवियर वाटरी डायरिया, बहुत भयानक यहाँ पे दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, जो आयन से उनकी कमी हो जाएगी। मसल क्रैम्प होगा, पेट में दर्द वगैरह, और मसल ऑब्वियस सी बात है क्रैम्प करेंगी। लो ब्लड प्रेशर, बीपी कम हो जाएगा, जब सोडियम और क्लोराइड आयंस वगैरह बाहर निकल जाएंगे, वो तो उसकी वजह से यहाँ पे बीपी कम हो जाएगा। रैपिड हार्ट रेट तेज़ हो जाएगी। वॉमिटिंग यहाँ पे देखी जाएगी। लो यूरिन आउटपुट, एंड आपका जो माउथ है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और आपको ना प्यास भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगेगी। लास्ट में है टायर्डनेस, यानी कि थकान यहाँ पे हो जाएगी। तो ये इसके ना सिम्टम हो गए। अब अगर आपके इलाके में हैजा यानी कि कोलेरा फैल रहा है और अभी 10-20 लोगों को ही हुआ है, तो आप उसको कैसे प्रिवेंट या कहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, वो बातें आपने यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले कि सेफ़ वाटर, भाई आपने ना साफ़ सुथरा पानी पीना है, और या ऐसे कर सकते हैं कि आपने बॉईल करके गर्म करके पानी को पीना है कि जो बैक्टीरिया है वो भी वहाँ पे मर जाए। तो इससे आप यहाँ पे बच सकते हैं। दूसरा कि गुड सैनिटेशन एंड हाइजीन, आपने जो है ना टॉयलेट्स को अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, और आपने ना खुले में डिफिकेट नहीं करना, खुले में शौच नहीं करती हैं, ठीक है। आपने हैंड्स को सोप से यानी कि साबुन से अच्छे से धोना है, खाने से पहले और बाथरूम से आने के बाद। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अपना मतलब पर्सनल हाइजीन पे फोकस करना है। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी, आपने खाना जो है अच्छे से बना करके खाना है, और आपने जो अंडर कुक्ड सी फूड होते हैं ना, जो समुद्री जीवों के जो खाने होते हैं, कई चीज़ों से बनते हैं, तो वो आपने अवॉइड करने हैं, ठीक है, वहाँ से बैक्टीरिया आने के चांसेस हैं। और आपने फूड को जो है एकदम क्लीन एरिया में बनाना है। तो ये फूड सेफ्टी पे आप ध्यान दोगे। फोर्थ है कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होने से रोकना है, तो आपने ना हेल्थ एजुकेशन पे ध्यान देना हो कि भाई कोलेरा कैसे फैलता है, लोगों को अवेयर करना है, उनको समझाना होगा। टीच पीपल अबाउट हाउ कोलेरा स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट इट, ठीक है। उसके बाद आपने उनको मॉनिटर भी करना है कि भाई कितने लोगों को यहाँ पे कोलेरा हो रहा है, या कितने लोग यहाँ पे क्योर हो रहे हैं, या कितने लोगों की डेथ वगैरह हो गई है। तो इस तरीके से आप डेटा को यहाँ पे मॉनिटर भी कर सकते हैं। लास्ट में है वैक्सीनेशन, यहाँ पे आप कोलेरा की वैक्सीन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं आपके एरिया में किसके, कोलेरा के। तो ये इसके ना जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट हो गए, ठीक है। एंड लास्ट में एक और है इसका पॉइंट कि फास्ट ट्रीटमेंट, अगर 10-20 लोगों को हो गया है ना कोलेरा, तो आप फास्ट ट्रीटमेंट पे फोकस करें। आप उनको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दें, यानी कि ORS ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। IV फ्लूइड लगाएं ताकि उनके अंदर जो पानी की कमी है वो यहाँ पे पूरी हो सके, उनको दिक्कत ना हो। साथ के साथ आप यहाँ पे एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं ताकि जो दिक्कत हो रही है वो यहाँ पे रिड्यूस हो सके। तो इस तरीके से ये था आपका कोलेरा के बारे में। नेक्स्ट आपका इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो देखिए इन्फ्लुएंजा आपका वायरल इन्फेक्शन है जो कि आपके वही लंग से ही रिलेटेड होता है। तो लिखना है कि इसको हमने फ्लू भी कहते हैं, जो कि मोस्टली बच्चों को होता है। इन्फ्लुएंजा इज ए वायरल इन्फेक्शन विच अफेक्ट्स नोज, थ्रोट एंड लंग, यानी कि पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नहीं अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन मोस्टली ऑकर्स इन यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे होते हैं ना 5 साल से छोटे, उनको ये होता है, या फिर बहुत बड़े लोग यानी कि 65 साल से ऊपर के लोगों को होता है। तो ये इन जो मतलब कि इस केस में जो इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है, उन्हीं को ये अफेक्ट करता है। मोस्टली जो ना विंटर के सीज़न में होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंडियाँ वगैरह पड़ रही होती हैं, तब इन्फ्लुएंजा के होने के चांसेस होते हैं। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो यहाँ पे वायरस हैं जो कि 3 टाइप्स के हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, ये इसके पॉजिटिव एजेंट हैं। और ये फैलता कैसे है, वही जैसे कोरोना फैलता था, यानी कि पर्सन टू पर्सन, अगर आप छींक रहे हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे, या कफिंग या बात भी कर रहे हैं मतलब चिपट करके या पास में, तो यहाँ पे ये फैल सकते हैं। दूसरा है बाई टचिंग सरफेस और ऑब्जेक्ट, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसने छींका और उसके ड्रॉपलेट्स वगैरह आपके किसी सरफेस पर या किसी ऑब्जेक्ट पर चिपक गई हैं, पहुंच गई हैं, और आपने उसको छू दिया, और छूने के बाद वही आपने नाक मुंह से अपना वही हाथ वगैरह लगा लिया, तो तब भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमोनिया हो जाएगा, सॉरी इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। सेम ऐसा ही, यानी कि न्यूमोनिया और आपका कोरोना और आपका इन्फ्लुएंजा और आपका सार्स, सारे एक ही कैटेगरी के हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो सारे का एक ही ट्रांसमिशन है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये कॉन्टैक्ट फैलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम की अगर हम बात करें तो देखिए फीवर यहाँ पे देखा जाता है, आपके सर में दर्द होता है, थकान होती है,
और आपको खांसी होती है। एक और बात है कि खांसी ना यहाँ पे ना सूखी खांसी होती है। जो आपका अभी आपने देखा था निमोनिया, तो वहाँ पे ना गीली खांसी थी, वहाँ पे म्यूकस निकल रहा था, यहाँ पे म्यूकस नहीं होता है, यहाँ पे अनप्रोडक्टिव कफ होती है। आपकी नोज़ जो है रनी यानी कि स्टफ़ी हो जाती है, नाक जम जाती है, बंद हो जाती है और कंजेशन उसमें हो जाता है। लास्ट में हम बात करते हैं कि इसको आप कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल करोगे। देखिए पहला वैक्सीन, आप फ्लू की वैक्सीन यहाँ पे ले सकते हैं, फ्लू शॉट, जो कि पर ईयर आप इसको लगवा सकते हैं ताकि आप फ्लू से बच सकें। दूसरा है मेंटेन गुड हाइजीन, आपने ना खुद के हाथों को अच्छे से धोना है ताकि जो भी ये वायरस हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, उनसे आप बच सकें। और आपने जो वाटर वगैरह है उसका भी अच्छे से यूज़ करना है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज हैंड सैनिटाइज़र इफ़ सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल। अगर वाटर वगैरह भी नहीं है तो आप सैनिटाइज़र का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कवर कफ्स एंड स्नीज, अगर छींक आ रही है आपको तो आप उसको कवर करें, आप पब्लिक प्लेस पे छींकें नहीं, या फिर आप मेंटेन करके रखें दूरियाँ। तो यूज़ ए टिश्यू और योर एल्बो टू कवर योर माउथ एंड नोज व्हेन यू कफ और स्नीज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, और लास्ट में कि थ्रो द टिश्यू अवे एंड वॉश योर हैंड, अगर आप छींक लेते हैं ना उसके बाद जो भी आपका टिश्यू पेपर है उसको आप फेंक दें और अपने हाथों को अच्छे से किसी सैनिटाइजर से धो लें। लास्ट में है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, ऑब्वियस सी बात है अगर आप पास में रहोगे किसी से बातचीत करोगे तो आपको यहाँ पे होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, तो सेम आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है। लास्ट में है अगर आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो आप एंटीवायरल मेडिकेशंस को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वायरस की वजह से हो रहा है, तो डॉक्टर्स में गिव एंटीवायरल ड्रग, तो आपके हिसाब से डॉक्टर आपको यहाँ पे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। लास्ट में है पब्लिक अवेयरनेस, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में होने से रोकना है तो अपने पब्लिक को अवेयर करना है कि भाई आप दूरी बना के रखें, मास्क का यूज़ करें, आप कहीं भी ऐसे ही नहीं छींकें, क्राउडेड एरिया से को अवॉइड करें, या फिर आप यहाँ पे पर्सनल हाइजीन को बढ़ाएं। तो ये आपके पब्लिक अवेयरनेस के अंदर आएंगे। लास्ट में है कीप सरफेस क्लीन, आपके आसपास घरों में या आपकी जो भी चीज़ें हैं टेबल्स वगैरह उनको आप अच्छे से साफ़ रखें, ताकि जो भी ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं या आपका फ़ोन वगैरह खुद हैं तो उनको भी आप क्लीन रखें, जो भी ड्रॉपलेट्स हैं छींकने की या खांसी की वो कहीं भी नहीं पड़ी हों। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे दो और टॉपिक, ये दो और आपकी जो यहाँ पे डिसीज़ है कोलेरा और इन्फ्लुएंजा यहाँ पे कवर हो जाते हैं। लास्ट में यहाँ पे देखिए इसके एक और क्वेश्चन बचते, एक दो क्वेश्चन और बचते हैं। जैसे क्वेश्चन राइट द पॉजिटिव एजेंट एंड मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ डेंगू, शॉर्ट में पूछा जाता है कि डेंगू क्या है, वो किस वजह से होता है पॉजिटिव एजेंट, और उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेंगू एक वायरल फीवर होता है, वायरल की डिसीज़ होती है जो कि डेंगू वायरस की वजह से होती है। तो आप कैसे लिखोगे कि डेंगू इज़ ए वायरल डिसीज विच कॉज्ड बाई डेंगू वायरस। ठीक है, डेंगू वायरस से होता है। ठीक है, इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो। जैसे आपने मलेरिया में पढ़ा था ना कि मच्छर के काटने से फैलता है, एक्चुअली वो प्लाज्मोडियम से होता था, ऐसे ही ये डेंगू वायरस से होता है, पर फैलता यहाँ पे मच्छर की मदद से। यहाँ पे वेक्टर या कैरियर जो है मच्छर है, जो है वो भी आपकी फीमेल ही है, फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट आप लिख सकते हैं। इसके 4 टाइप के आपके वायरस देखे जाते हैं, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, देखो DEN डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। तो ये जो वायरस हैं सारे के सारे ट्रांसमिट जो किए जाते हैं ये वही आपके मॉस्क्यूटो मच्छर यानी कि जो आपका है एजिप्टी, एडीज एजिप्टी, इसके द्वारा ये फैलाए जाते हैं। लास्ट में आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे, तो यहाँ पे कई तरीके हैं। सबसे पहला है कि आप मच्छरदानी का यूज़ करें, आप मच्छर को भगाने वाले मच्छर के तेल का यूज़ करें। आप ऐसे क्लॉथ यानी कि ऐसे कपड़े पहने जो आपको पूरे अच्छे से कवर करते हों। आप अवेयरनेस फैलाएं लोगों में कि भाई कैसे आपने डेंगू से बचना है। लास्ट में आप वैक्सीन यहाँ पे डेवलप करें। अभी तक डेंगू की वैक्सीन यहाँ पे डेवलप नहीं हुई है, आप इसको यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे कंट्रोल करने के तरीके हैं। लास्ट में है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिम्टम एंड पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो आपका फीवर होता है ये भी ना वायरल से ही होता है, जिसको हम हड्डी तोड़ कई बार बुखार बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन होता है। तो लिखना है कि चिकनगुनिया इज ए वायरल फीवर विच ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बाय इन्फेक्टेड एडीज मॉस्क्यूटो। ये भी एडीज मॉस्क्यूटो से ही होते हैं, जो कि फीमेल ही होती है। तो तीनों जगह फीमेल हैं, यही जो है आपको इन्फेक्ट करती हैं। इसके सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहला है सडन हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर होता है यहाँ पे, और जॉइंट में पेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, और साथ के साथ मसल पेन देखा जाता है, पूरा हड्डी वगैरह टूट जाती है समझो। साथ के साथ हेडेक और थकान और एनोरेक्सिया की भूख की यहाँ पे कमी हो जाती है। लास्ट में पॉजिटिव एजेंट लिखना है, तो ये जो है चिकनगुनिया वायरस से होता है, इसको शॉर्ट में CHIKV लिखा जाता है, चिकनगुनिया वायरस ऐसे, जो कि बिलोंग करता है अल्फा वायरस जीनस से, जो कि टोगावेरिडिया फैमिली में है। ठीक है, तो ये हो गया चिकनगुनिया के सिम्टम और पॉजिटिव एजेंट। अब लास्ट में देखो एक और क्वेश्चन बताया है, देखिए वो है व्हाट इज इबोला वायरस।
एंड राइट द नेम ऑफ ड्रग यूज टू कंट्रोल इबोला वायरस। इबोला वायरस क्या है? तो लिखा है कि इबोला वायरस इज अ हाईली इन्फेक्शियस एंड डेडली वायरस डेट कॉज इबोला वायरस डिसीज। ये एक वायरस जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस और डेडली है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इसका ना मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर ये हो जाता है ना तो 100 में से 90 के 90 लोग मर जाते हैं, केवल 10% के बचने के चांसेस हैं, इतना ज़्यादा ही खतरनाक है। और इसकी वजह से जो है आपकी इबोला वायरस डिसीज यानी कि EVD हो जाती है। तो ये था आपका इबोला वायरस और उसके डिसीज। इसको ना इबोला वायरस के डिसीज को ना पहले यहाँ पे इबोला हेमोरेजिक फीवर के नेम से जानते थे, ठीक है। इबोला हेमोरेजिक फीवर, हेमोरेजिक बोल सकते हैं यहाँ पे ना, जो आपकी जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाती है, या बोले तो वहाँ से कई बारी स्टूल में से आपका जो है ब्लीडिंग वगैरह भी देखी जाती है, या फिर कई बारी कट वगैरह लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। हेमोरेजिक फीवर इसको हम बोलते हैं। और ये जो है सीवियर इलनेस कॉज करता है, जिससे ना हाई मोर्टेलिटी के रेट होते हैं, मतलब 90% लोग 100 में से 90% या बोले तो 90 लोग मर जाते हैं, केवल 10 लोग बचते हैं 100 में से, इसकी वजह से बच सकते हैं। तो इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बाकी इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखिए, पहला है एक एंटीवायरल ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं, रेमडेसिविर और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं 2 आपकी, जो कि मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, इनमेजेब और आपका इवेंगा है। लास्ट में इसकी आप वैक्सीन ले सकते हैं जो कि एयरवेवो। तो एयरवेवो जो वैक्सीन है वो इसकी होती है, आप इसका याद रख सकते हैं नेम, क्योंकि जीपीटी वगैरह में पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो आपकी यूनिट सेकंड है हमने यहाँ पे कवर करी है, साथ के साथ यूनिट फर्स्ट को भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया था कि सारा कुछ कैसे आपने देखना है। तो इस तरीके से ये हुआ आपका। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में आपके ये तीनों जो यूनिट्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।